हाय गाइस, कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। चलिए, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं आईसीआई के नए क्वेश्चंस का पार्ट 4। कौन कराएगा? मैं कराऊंगा गाइस आपको पार्ट 4। तो चलिए सर, डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी लाइन, जो हमारी आजकल की एक बात हो चुकी है कि एक पर्टिकुलर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी लाइन बोलनी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो हाई रहे। तो आज की हमारी लाइन है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। गाइस, हमको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, जो हमारे अपकमिंग आउटकम्स हैं उनका भी जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा 100%। हमने अपनी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी को नहीं रखना, उसको बाहर फेंक देना है। हमें हर तरफ पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा एटीट्यूड भी अच्छा रहेगा, जो हमारे आउटकम्स है वो भी अच्छे रहेंगे, हम हैप्पी भी रहेंगे। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। चलिए, आज हम NDS 12 की स्टार्ट करते हैं। ये गाइस वही फाइल है, ये मेरे जो टेलीग्राम का है ग्रुप लव एफआर विद कार्तिक, वहां पर आपको ये फाइल अवेलेबल हो जाएगी। फाइल का वहां पे नाम है चेंजेस इन न्यू स्टडी मटेरियल। आप काम करना, मेरे टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना लव एफआर विद कार्तिक, या मेरे जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां देख लेना, वहां पे इसका लिंक होगा, वहां ज्वाइन करना। ज्वाइन जाके वहां पे लिखना सर्च ऑप्शन के अंदर चेंजेस इन द न्यू स्टडी मटेरियल, तब आपको ये फाइल वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। बहुत अच्छी फाइल है ये आपके लिए। चलिए, आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं NDS 12 इनकम टैक्सेस का गाइस। चलो सर, NDS 8, 102, 101, NDS 2 गाइस हमारी कल की वीडियो में हो चुका था, एंड ये अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। चलिए सर, NDS 12 मिल जा, 12 मिल जा। हाँ गाइस, आ गया NDS 12। गाइस एक बात और, जो भी क्वेश्चन कोई आरटीपी का है, कोई एमटीपी का है, जो ऐड हुआ है आईसीआई के नए क्वेश्चंस के अंदर, हम उसको नया एडिशन कंसीडर नहीं कर रहे। क्योंकि नया एडिशन क्या है? नया एडिशन वो है अगर कोई आईसीआई ने नया क्वेश्चन फ्रेम किया है। अगर कोई आरटीपी का क्वेश्चन जो पास्ट आरटीपीज का है, या कोई एमटीपी का क्वेश्चन पास्ट एमटीपीज के उन्होंने स्टडी मटेरियल में इंक्लूड कर दिए, तो क्या वो चेंज होगा? वो कोई नया चेंज नहीं है, वो क्वेश्चन पहले से ही था आरटीपी में, उन्होंने जाके इंक्लूड कर दिया। तो उसको आप ज्यादा बड़ा नहीं बोल सकते कि चेंजेस इन स्टडी मटेरियल। चेंजेस है, लेकिन कोई नया क्वेश्चन नहीं है। हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सिर्फ नए नए क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे जो आईसीआई ने इंसर्ट किए हैं, चाहे वो क्वेश्चन आसान है या क्वेश्चन हार्ड है, हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब फाइनली वीडियो अब स्टार्ट होती है। इसमें एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऐड किया गया है, एक इलस्ट्रेशन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 8th, 9th। फिर आती है बात टेस्ट योर नॉलेज की। ये बात की बात है, पहले हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। क्या पहला इलस्ट्रेशन कोई आरटीपी का है? नहीं है। सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ है। फिफ्थ इलस्ट्रेशन आरटीपी का मई 18 का क्वेश्चन है, तो ये हम नहीं कर रहे, इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट अ न्यू एडिशन, ये कोई नया एडिशन नहीं है। चलिए, सबसे पहले करते हैं इलस्ट्रेशन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। चलो सर, मैंने आईसीआई की वेबसाइट से न्यूली स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लिया NDS 12 का, तो आप भी वेबसाइट से डाउनलोड करके इसको खोल लें। चलिए, इलस्ट्रेशन 1 अब करते हैं स्टार्ट। फाइनली इलस्ट्रेशन 1, द डायरेक्टर्स ऑफ H wish to recognize the material deferred tax in relation to rupees 250 crore of unused trading losses which has accumulated as 31 मार्च 2011। क्या बोलता है? एक कंपनी है H, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो चाह रहे हैं कि हम डेफर्ड टैक्स असेट को रिकॉग्नाइज कर लें अपनी बुक्स के अंदर। कितने अमाउंट के ऊपर? 250 CR के ऊपर, क्योंकि सर 250 जो ये है ना पैसा, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड लॉस है, ये हमारा बिजनेस लॉस है। ठीक है, ओके। H हैज बजटेड प्रॉफिट ऑफ 80 करोड़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, एंड H को लगता है कि 2012 के अंदर हमारे पास क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने CR का? 80 CR का। ओके, द डायरेक्टर्स हैव फोरकास्ट दैट द प्रॉफिट विल ग्रो बाय 20% ईच ईयर देयर आफ्टर, और उसके बाद हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा। ओके, हाउएवर द इंप्रूवमेंट इन
ट्रेडिंग रिजल्ट में occur after the next couple of years to come at the position of breakdown। कहता 250 तक ना जो हमारा लॉस है इसको कवर करते करते में बहुत साल लग जाएंगे, तब जाके हम कहां पे आएंगे, ब्रेक इवन पे। इसका मतलब क्या होता है कि जो नेट लॉस होगा आपका वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। नेट लॉस मतलब लॉस माइनस प्रॉफिट, ये कितना हो जाएगा, 0। इसको बोला जाता है ब्रेक इवन। द मार्केट इज करंटली डिप्रेस्ड। लेकिन ये आज की कंडीशन बता रहा है कि आज के टाइम जो मार्केट है ना वो थोड़ी सी डिप्रेस है, वो सही नहीं कर रही। एंड सेल्स ऑर्डर आर एट अ लोअर लेवल फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2012। और जो सेल ऑर्डर्स हैं वो भी इतने अच्छे काम नहीं कर रहे फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2012 देन दे वर फॉर द सेम पीरियड इन एनी ऑफ द प्रीवियस 5 years। जो पिछले 5 सालों की सेल थी गाइस, जो पिछले 5 सालों के ऑर्डर्स आ रहे थे, मार्केट उनसे भी बेकार चला गया, सेल ऑर्डर नहीं आ रहे। वी हैव फेसिंग द वर्स्ट आउट ऑफ 5 years। एच ऑपरेट अंडर अ टैक्स jurisdiction which allow for trading losses to be only carry forward for a maximum of 2 years। क्या बोलता, कहता एच एक ऐसे इनकम टैक्स के जुरिस्डिक्शन के अंदर है जहां पे जो ट्रेडिंग लॉसेस है ना गाइस वो सिर्फ 2 साल तक ही हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सिर्फ 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब 2 सालों के बाद इस लॉस का हमको सेट ऑफ का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सेट ऑफ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एनालाइज वेदर अ डेफर्ड टैक्स एसेट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। क्या 2011 के अंदर एच आ रहा है गाइस सॉरी यार, पता नहीं क्या हो गया आजकल ना गाइस, नॉर्थ इंडिया के अंदर कोल्ड बहुत ज्यादा है, तो सच बता रहा हूं ठंड बहुत ज्यादा गाइस। एनालाइज वेदर अ डेफर्ड टैक्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब डेफर्ड टैक्स कैसे, डेफर्ड टैक्स ऐसे कि जो हमारे एच है ना, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो ऊपर चाह रहे थे कि हम 250 करोड़ का जो हमारा लॉस है ना हम उसके अगेंस्ट आज ही डेफर्ड टैक्स बुक कर लें। क्या डेफर्ड टैक्स बुक हो सकता है, बताओ गाइस। इंडियस 12 के क्या बोलते हैं प्रोविजन, an entity shall recognize the deferred tax asset only to the extent that when it is probable that the taxable temporary difference will arise in future and we can set off the deferred tax asset। याद करो, डेफर्ड टैक्स एसेट आप ऐसे नहीं बना सकते। डेफर्ड टैक्स एसेट सिर्फ एक ही कंडीशन में बन सकता है जब हमारे पास फ्यूचर के अंदर सम टैक्सेबल प्रॉफिट्स अवेलेबल रहें जिनके साथ हम अपना डेफर्ड टैक्स एसेट को सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको 31 मार्च 2011 के अंदर खड़े होके फील आ रही है कि आने वाले टाइम में कुछ प्रॉफिट होगा जिससे हम अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। और ऑल मेन बात तो यह है ना कि सिर्फ लॉस 2 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, लॉस सिर्फ 2 साल बाद ही 2 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। उसके बाद आपको उन लॉस का कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको उन लॉसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब आपके लॉसेस खत्म हो जाएंगे। एंड हमारी जो सेल्स लेवल है नहीं चल रही, पिछले 5 सालों के अंदर हमारी जो सेल है वो सबसे वर्स्ट हुई है। हमारी आजकल की मार्केट क्या है, डिप्रेस्ड है। मतलब आने वाले टाइम के अंदर 2012 के अंदर फॉर द ईयर एंडेड कोई चांस नहीं है कि हमको प्रॉफिट हो जाए। ऑल दो एंटिटी ने एस्टिमेट किया था 80 CR का, लेकिन आज की डेट पर हम खड़े होके नहीं बोल सकते कि 80 करोड़ होगा या नहीं होगा। तो क्या डेफर्ड टैक्स हो सकता है? नहीं सर, इसका आंसर आएगा नो, एन एंटिटी कैन नॉट रिकॉग्नाइज द डेफर्ड टैक्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कारण क्या है? कारण आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टैक्सेबल जो हमारे होने चाहिए क्या प्रॉफिट्स वो अवेलेबल नहीं है। ओके गाइस, ठीक है सर, समझ आ गया। ओके, अब क्या क्वेश्चन ऐड हुआ है? अभी नया क्वेश्चन सेकंड ऐड हुआ है। चलिए गाइस सेकंड क्वेश्चन अब सोल्व करते हैं बड़े आराम से। ध्यान से पढ़ना है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड से पहले एक चीज बता दूं सर, कैरिंग अमाउंट क्या होती है गाइस? एक बात बताओ, कैरिंग अमाउंट क्या होती है? कैरिंग अमाउंट मतलब जो हम कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियस की जो बैलेंस शीट हम हो रही है तैयार, उसके अंदर जो फिगर्स आ रही है उसको कैरिंग अमाउंट बोला जाता है। मतलब द वैल्यू इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर इंडियस, जो वैल्यू आ रही है ऑन द रिपोर्टिंग डेट उसको बोला जाता है कैरिंग अमाउंट।
सर अब टैक्स बेस क्या होता है गाइस? टैक्स बेस क्या होता है? टैक्स बेस का मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज आ रही हैं बैलेंस शीट के अंदर, किसकी बैलेंस शीट के अंदर, अगर वो बैलेंस शीट हम इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारी बैलेंस शीट बनती तो वहां पर क्या वैल्यू आती, उसको बोलते हैं टैक्स बेस। एंड डेफर्ड टैक्स क्या है? वो क्या बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द टैक्स बेस इज नोन एज डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स कैन मे बी एन असेट और मे बी अ लाइबिलिटी। ठीक है, डेफर्ड टैक्स असेट कब बनती है? व्हेन, कब बनती है बताओ? व्हेन देयर इज अ, ठीक है ना, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कब बनती है? व्हेन देयर इज अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ओके, चलो सर ठीक है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस एंड टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, बड़े आराम से, कोई बात नहीं, हमें किसी चीज की जल्दी नहीं है, हमें कॉन्सेप्चुअली चीजें अंडरस्टैंड करनी है और अंडरस्टैंड हो जाएगी। आइए गाइस सेकंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्या बोलता है? ऑन 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011 एस लिमिटेड लीज्ड अ मशीन ओवर अ 5-year पीरियड। ठीक है, एस लिमिटेड leased a machine over a 5-year period. The present value of lease liability is 120 crore. The PV of the lease liability is 120 crore. डिस्काउंट रेट कितना है? 8% गाइस। डिस्काउंट रेट कितना है? 8%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीज लाइबिलिटी एंड corresponding right of use asset on the same date। ठीक है, मतलब उसने लीज लाइबिलिटी कितनी बुक करी? 120 करोड़। एंड क्या सीन हो रहा है इसका यार, ये पता नहीं गाइस। एंड उसी अमाउंट के इसने अपनी बैलेंस शीट के अंदर, देखो गाइस कैसे, मान लो ये कंपनी की बैलेंस शीट है, ये असेट आते हैं और नीचे क्या आती है? लाइबिलिटीज एज पर इंड एस। यहां पे इसने बुक कर लिया RU असेट, कितने का? 120 करोड़ का। ठीक है, और यहां इसने बुक कर लिया लीज लाइबिलिटी, कितने की? 120 करोड़ की। ओके ठीक है, द RU asset is depreciated under स्टेट लाइन मेथड। आपको पता है कि अगर हम इंडियस 116 की बात करें तो RU जो असेट हमने अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉग्नाइज किए हैं, हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं ओवर द टर्म ऑफ द लीज टाइम। कितना है? 5 साल का। ओके, RU asset is depreciated under state line method over the 5 years। Okay, the annual lease rentals are 30 करोड़ पेबल स्टार्टिंग 31 मार्च 2012। कहता है लीज रेंट कितना है हर साल का? 30 करोड़। द टैक्स लॉ परमिट, मतलब इनकम टैक्स क्या बोलता है? द टैक्स लॉ परमिट्स टैक्स डिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ लीज। मतलब ये क्या बोलना चाहता है कि इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि आप इंडियस के अकॉर्डिंग अगर आपने किसी से कुछ भी लीज लिया हो, हम इंडियस 116 नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं कि आपने सामने वाले को कितने पैसे पे किए, हमें बस इतना जानना है। ना तो इनकम टैक्स बैलेंस शीट के अंदर मतलब टैक्स बेस के अंदर ना तो कोई रिकॉग्नाइज होगी लीज लाइबिलिटी, ना तो कोई रिकॉग्नाइज होगा RU असेट। क्योंकि इनकम टैक्स क्या बोलता है भैया, हम आपको तब क्या देंगे? टैक्स की रिडक्शन देंगे जब आप पैसा पे कर दोगे। मतलब साफ साफ सी बात हो गई कि टैक्स बेस ऑफ लीज लाइबिलिटी इज 0 एंड टैक्स बेस ऑफ RU असेट इज 0। टैक्स बेस ऑफ लीज लाइबिलिटी इज 0 एंड टैक्स बेस ऑफ RU असेट वो कितना है गाइस? वो भी 0। एंड ठीक है, ओके, द टैक्स लॉ परमिट। अब क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है अज्यूमिंग टैक्स रेट ऑफ 30% यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंस। डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंस, एक बात बताओ गाइस, चलो चलते हैं फटाफट। हमने ऊपर बात करी स्टार्टिंग डेट की, अब आपको पता है कि टैक्स बेस है 0,
क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स नहीं मानता किसी इंडिया 116 को। वो बोलता नहीं भैया, आपने किसी से भी कोई प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, लैंड, इंटेंजिबल एसेट कुछ भी है लीज पे लिया, मुझे नहीं मतलब कि आप उसकी लीज असेट बुक करो, लीज की लाइबिलिटी बुक करो, वो आप अकाउंट्स में करते होंगे, लेकिन टैक्स में कोई चक्कर नहीं है। आपको टैक्स बेस जरूर ही मानना है। जब आपने पैसे पे कर दिए एक्चुअली के अंदर, तब अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जाके वहां पे ये शो कर देना लीज पेमेंट माइनस, और उसकी आपको टैक्स की जो रिडक्शन है आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं। चलो, अकाउंटिंग के अंदर हमारी असेट साइड में क्या रहा होगा? आर यू असेट कितने अमाउंट का? 120 CR का, 120 CR का, CR मतलब करोड़ का। अब ये बताओ उस पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा फॉर द ईयर? क्या बोलता है? स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर 5 ईयर। तो देखो गाइस बच्चा, 120 डिवाइड बाय 5 मतलब डेप्रिसिएशन ईयर इस साल का कितना है? 24 करोड़। तो मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है ऑन द रिपोर्टिंग डेट, मतलब कब? 31 मार्च 2000 को कितनी आ रही है? 120 माइनस 24, ये आ रही है गाइस 96। कितनी आ रही है? 96। मतलब मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है? 96 करोड़। एंड इसका टैक्स बेस कितना है? 0। तो ये टेम्परेरी डिफरेंस बन गया कितने का? 96 CR का। गाइस ये टेम्परेरी डिफरेंस है, इट इज नॉट अ परमानेंट डिफरेंस, क्योंकि ये कैरिंग अमाउंट 5 इयर्स के अंदर अब 4 सालों के बाद क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। मतलब इट इज रिवर्सेबल। ये डिफरेंस जो है ये फ्यूचर के अंदर कंफर्म आपका रिवर्स हो जाएगा। तो टेम्परेरी डिफरेंस कितना बना? 96 करोड़ का। एंड आपको पता है कि अगर टेम्परेरी बनता है डिफरेंस एंड अगर आपके असेट ज्यादा हैं, टैक्स बेस कम है, तो क्या बनेगी? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि ये हमारा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। कितने की? 96। टैक्स रेट कितनी है गाइस? गाइस टैक्स रेट है 30% की। ओके, 96 इंटू 30%, तो ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन गई। कितने की लाइबिलिटी बनी? करो, 96 इंटू 30%, ये बन गई 28.8 करोड़ की डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। क्या बन गई? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 28.8 CR की। इट इज केस ऑफ RU। ठीक है, अब हम चलते हैं लीज। इन द केस ऑफ लीज लाइबिलिटी, केस ऑफ लीज लाइबिलिटी। अब एक बात बताओ, स्टार्टिंग डेट में कितनी वैल्यू थी? सर सेम थी, 120 करोड़। अब ये बताओ ये क्या है आपका? फाइनेंशियल लाइबिलिटी एज पर इंडिया 32। क्यों सर एफएल क्यों बनाइए? एफएल मतलब फाइनेंशियल, क्यों बनी हमारी एफएल? क्योंकि सर आपने सामने वाले को पैसे पे करने हैं। इट इज योर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू पे कैश टू द अनदर पार्टी। तो इसको हमने मेजर किया, मेजर्ड एट अमोटाइज कॉस्ट। मेजर एट अमोटाइज कॉस्ट, आपको पता है जहां पर अमोटाइज कॉस्ट आ गई वहां पे ये बात करता है कि आपको उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट EIR। अब एक बात बताओ गाइस, स्टार्टिंग में लीज कितनी थी? 120 करोड़। इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है? वहां पे दिया हुआ है 8%। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है 8%। इफेक्टिव रेट दिया हुआ है गाइस इसका 8%, 8%। तो लेके आइए प्लस 8% कीजिए, 120 इंटू 8%, दिस इज 9.6 करोड़। अब इफेक्टिव क्या बोलता है? ये कहां जाएगी आपकी? ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, फाइनेंस कॉस्ट, एंड ये आपकी वैल्यू के अंदर ऐड हो गया। एंड माइनस कीजिए एक्चुअली चार्जेस पेबल। कितने पैसे पे किए आपने? 30 करोड़। 30 करोड़ एज एट एंड ऑफ ईयर। तो आपकी वैल्यू कितनी है? क्लोजिंग वैल्यू करिए, कीजिए 120 प्लस, कैलकुलेटर अपने पास रखिए गाइस, क्योंकि आपको भी क्वेश्चन मेरे साथ सोल्व करना है। 120 प्लस 9.6 माइनस 30 करोड़, कितना? 99.6। कितनी आई गाइस? 99.6। ये आ गई हमारी कैरिंग वैल्यू। कब की?
31 मार्च 2002 की। ओके, पक्का कंफर्म सर? पक्का सर पक्का। ये आ गई 99.6। अब इसका टैक्स बेस क्या है सर? कोई टैक्स बेस नहीं है गाइस, टैक्स बेस 0 है एंड इट इज अ टेम्परेरी डिफरेंस आ गया 99.6 का। गाइस अब ये कौन सा टेम्परेरी डिफरेंस है, टैक्सेबल या हमारा कौन सा है बताओ, टैक्सेबल या हमारा डिडक्टेबल? इट इज अ बताओ गाइस बताओ। गाइस पता नहीं वन नोट के क्या हो गया, चलो दोबारा लेके आते हैं उसको। वन नोट ओहो ये सेव हुआ नहीं। चलो हमारे कितनी आई थी 99.6 क्या आ गया था टेम्परेरी डिफरेंस। अब बताओ गाइस ये कौन सा टेम्परेरी डिफरेंस है, टैक्सेबल या हमारा डिडक्टेबल? इट इज अ डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। कितने का 99.6 का। यहां बन जाएगा आपका डेफर्ड टैक्स असेट। रेट कितना है 30%। लिखिए 99.6 का 30% कितना, इट इज इक्वल टू 29.88 का डेफर्ड टैक्स असेट बिकॉज इट इज रिजल्टिंग इन अ डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। अब एक बात बताओ, आपको पता है ना इंडिया 12 के अकॉर्डिंग वी नीड टू सेट ऑफ द डेफर्ड टैक्स असेट एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। देखिए डेफर्ड टैक्स असेट कितने हैं 29.88 एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो हम ऊपर कैलकुलेट करके आए हैं कितनी है 28.8। तो क्या बचा नेट के अंदर, डेफर्ड टैक्स असेट बची, कितनी बची करो 29.88 माइनस 28.8 खत्म, ये बची 1.08 डेफर्ड टैक्स असेट। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। ओके गाइस चलो सर जब तक आंसर चेक नहीं करेंगे शांति नहीं मिलेगी। देखो 1.08 इसने बड़ा आसानी से समझा दिया, लेकिन मैंने आपको कंप्लीट इसकी कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग दी है, उसके बाद ही मैंने आपसे क्वेश्चन सोल्व करवाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम बिना कॉन्सेप्ट के कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें। ओके गाइस चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइए। ये आ गया गाइस, क्या बोलता है ये देखो, on 1st April 2011 A Limited acquired 12 CR share representing 80% stake in B Limited by means of a cash payment of 25 crore। ओके ठीक है, अब एनसीआई की क्या पॉलिसी है, इट इज अ ग्रुप पॉलिसी टू वैल्यू द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द सब्सिडरी एट द डेट ऑफ एक्वाजिशन एट फेयर वैल्यू। ठीक है, मतलब एनसीआई क्या चूज करता है, फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है सर ओके। द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एंटिटी of an equity share in B Limited as 1st April 2011 can be used for the purpose। कहता फेयर वैल्यू के लिए आप जो मार्केट वैल्यू है ना इक्विटी शेयर की, किसकी, बी कंपनी की, वो 1 अप्रैल की यूज कर सकते हो एंड उस दिन की मार्केट वैल्यू कितनी है 2 करोड़। अब एक बात बताओ गाइस, अगर 12 करोड़ शेयर 80% स्टेक हैं तो टोटल मतलब बी के कितने शेयर होने चाहिए, बी के शेयर होने चाहिए 15 करोड़। 15 करोड़ क्योंकि अगर 12 करोड़ 80% रिप्रेजेंट करता है तो उसको करो 12 डिवाइड बाय 80% करो, 12 डिवाइड बाय 80% इज इक्वल टू 15 करोड़। मतलब टोटल शेयर कितने थे 15, 12 ले लिए किसने, बी ने, कितने बच गए, मतलब कि एनसीआई के हमारे पास, मतलब गाइज साफ साफ सी बात ये है कि एनसीआई के शेयर हैं 3 करोड़ एंड फेयर वैल्यू कितनी है 2 रुपीज पर शेयर, तो एनसीआई की वैल्यू आ गई 6 करोड़। ओके एंड हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो उसकी वैल्यू कितनी है
25 करोड़। ओके सर, हम यहाँ पे एक बारी लिख देते हैं क्योंकि हमको एक एंट्री पास करनी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जर्नल एंट्री। यहाँ पे लिखते हैं 2 NCI, ये मेरी बैलेंस शीट में आ जाएगा कितने का, 6 करोड़ का। यहाँ पे आ जाएगी 2, मैंने कैश पेमेंट किया इज लाइक अवर परचेज कंसीडरेशन, कितने की, 25 करोड़ की। चलिए गाइस आगे चलते हैं, क्या बोलता है, यहां तक तो हमें समझ आ गया। कहता हूं 1 अप्रैल 2011 द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बी लिमिटेड शोड द नेट असेट एज 23 करोड़। ओके, नेट असेट कितने हैं, नेट असेट का मतलब क्या होता है, असेट माइनस लाइबिलिटीज कितनी है हमारे पास, 23 करोड़ रुपया, 23 करोड़। ओके, द डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड कैरीड आउट अ फेयर वैल्यू एक्सरसाइज। कहता डायरेक्टर्स ने कुछ एक असेट्स के ऊपर फेयर वैल्यू कैरी आउट करी टू मेजर द आइडेंटिफिकेबल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बी लिमिटेड एट 1 अप्रैल। द फॉलोइंग मैटर एमर्ज्ड। क्या क्या मैटर आए, प्रॉपर्टी हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 15 करोड़, जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 15 करोड़ ऑन द 1 अप्रैल, उसकी मार्केट वैल्यू एस्टिमेटेड कितनी की गई, 18 करोड़। आपको पता है एज पर इंडियाज 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसमें एक होता है मेथड जिसका नाम होता है एक्वाजिशन मेथड। वो क्या बोलता है, सारे के सारे असेट आपको चाहिए फेयर वैल्यू पे, सारे के सारे असेट चाहिए आपको फेयर वैल्यू पे। एंड मतलब ये जो 23 करोड़ की वैल्यू है ना किसकी, इंडिविजुअल की, मतलब इसके अंदर सिर्फ इंक्लूड है 15 करोड़, इसके अंदर सिर्फ 15 करोड़ की अमाउंट इंक्लूड है। एंड यहाँ पे कितना एप्रिसिएशन हुआ, 3 CR का। लिखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे, लिखो नेट असेट, मेरे पास कितने असेट आएगा इस डेबिट, कितने, 23 करोड़ के। लिखो इंक्रीज इन प्रॉपर्टी, कितना हुआ प्रॉपर्टी में इंक्रीज, 3 करोड़ का। ओके, कैसे, पहले थी ये 15 करोड़ की, अब ये हो गई 18 करोड़ की, तो ये 3 यहां से निकला इंक्रीज। सो ठीक है सर, अगला प्लांट एंड इक्विपमेंट हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 1 करोड़ एट 1 अप्रैल हैज एन एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ 13 करोड़। गाइस यहाँ पे ऐसे गलती हो गई, यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 11 करोड़ आएगी, यहाँ पे 11 करोड़ आएगी, ठीक है, 11 करोड़। कहता जिस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू 11 करोड़ थी, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 13 करोड़। तो यहां पर गेन हुआ 2 करोड़ का, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू। लिखिए इंक्रीज इन PPE कितनी, 2 करोड़। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 2 करोड़। इन्वेंट्री इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड इज शोन एट द कॉस्ट ऑफ 2.50 करोड़। द फेयर वैल्यू ऑफ द सेम इज 3 करोड़, मतलब 0.5 करोड़ का यहां भी इंक्रीमेंट हो गया, फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई। बहुत बढ़िया सर, यहां भी लिख दो आप अपने, लिख दो यहाँ पे क्या, इन्वेंट्री। गाइस मैंने यहां ऊपर लिख दिया इन्वेंट्री डेबिट कितना, 0.5 करोड़। ओके, द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट have not been reflected in the individual financial statement of B Limited। कहता फेयर वैल्यू अभी रिफ्लेक्ट नहीं की गई, अगर ये लाइन ना लिखता तब भी हम यही मान के चलते कि फेयर वैल्यू अभी नहीं इंक्लूड की गई, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे असेट हैं वो 23 CR के हैं नेट असेट। दैट मीन्स कि ये अभी फेयर वैल्यू पर नहीं है, फेयर वैल्यू पे लेके आने के लिए हमको इसका फेयर वैल्यू जो गेन आ रहा है वो ऐड करना पड़ेगा, ओनली फेयर वैल्यू गेन, सारी की सारी अमाउंट नहीं, क्योंकि ये वाली 15 करोड़ 11 करोड़ 2.5 करोड़ तो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हैं, क्योंकि ये नेट असेट हैं। ओके गाइस, ठीक है, हमने रिफ्लेक्ट कर दिया। एंड इन द CFS द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट विल बी रिगार्डेड एज अ टेम्परेरी डिफरेंस। बहुत बढ़िया बात है, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डेफर्ड टैक्स। अब एक बात बताओ गाइस, अब एक बात बताओ, कोई चीज आपकी बुक्स में थी 15 करोड़ की, वो अब हो गई 18 करोड़ की,
आप अपनी बुक्स में अब कितने पे शो करोगे, सीएफएस के अंदर आप दिखाओगे 18 करोड़ पे, लेकिन टैक्स बेस कितना आपका इसका 15 करोड़ का। एक बात बताओ ना, आपकी कोई चीज थी 15 सीआर की, जब आपने उसको एक्वायर किया, जब आप सीएफएस कर रहे हो, उसी चीज को आपने कर दिया 18 करोड़ की। अब इनकम टैक्स तो नहीं मानता। इनकम टैक्स क्या बोलता है, कोई भी फेयर वैल्यू गेन हो या कोई भी इंपेयरमेंट हो, मैं नहीं मानता, मैं सिर्फ मानता हूं अपनी कैरिंग अमाउंट को। एंड हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इनकम टैक्स बेसिस के अंदर उसकी जो वैल्यू थी वो 15 ही थी, लेकिन अब कंपनी एक्ट के अंदर, अब इंड एस के अंदर वो उसको अपनी में लेके आ रहा है, तो वो फेयर वैल्यू पे लेके आएगा, मतलब 3 करोड़ का गेन हो गया। मतलब कैरिंग अमाउंट कितनी थी 18 करोड़, टैक्स बेस कितना है 15 करोड़, तो क्या बन गया टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना 3 करोड़ का। वैसे वैसे इसका भी पीपी का 2 करोड़ का, वैसे वैसे इसका भी इन्वेंट्री का 0.5 का। टोटल कितना हुआ, टोटल हमारा टैक्सेबल टेम्परेरी जो डिफरेंस है वो कितना बना 5.5 करोड़, 5.5 करोड़। अब इस पे क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगा, क्योंकि इंड एस 12 इनकम टैक्स क्या बोलता है कि अगर कोई केस है बिजनेस कॉम्बिनेशंस का, अगर कोई केस है बिजनेस कॉम्बिनेशन का, तो उसके इनिशियल रिकॉग्निशंस के अंदर आपको डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपको क्रिएट करना ही करना है एज पर इंड एस 12 इनकम टैक्सेस। कितना परसेंट है टैक्स रेट, 20%। अब एक बात बोलो करो, 5.5 इंटू 20%, ये बन गई डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। यहां लिखो टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितनी, ये बन गई 1.1 करोड़, ये बन गई 1.1 करोड़। अब देखो क्या डिफरेंस आया दोनों में, अब देखो गाइस क्या डिफरेंस आया, कैलकुलेटर उठाओ, एनसीआई 6 प्लस परचेज कंसिडरेशन 25 प्लस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो अभी निकाल लिया 1.1, ठीक है, 6 प्लस 25 प्लस 1.1, ये आ गई 32.1। ये कितनी आई गाइस 32.1 करोड़। अब इसमें से माइनस करो आपके ये सारे अमाउंट, -0.5 किसका, इन्वेंट्रीज का, -23 किसका, नेट एसेट का, माइनस इंक्रीज इन प्रॉपर्टी 3 करोड़ का, एंड माइनस इंक्रीज इन पीपी 2 करोड़ का। क्या डिफरेंस बचा गाइस, ये डिफरेंस यहां एक्स्ट्रा बच गया, मतलब गुडविल, गुडविल डेबिट कितनी 3.6 करोड़। तो गाइस यही हमारा आंसर है, यही इसने पूछा है। क्या पूछा है इसने, कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट ऑन द अबव, ये तो हो गया, ठीक है सर, ये आ गया 1.1 करोड़ का। एंड कैलकुलेट द गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन ऑफ बी लिमिटेड एज पर इंड एस 103 एक्विजिशन, हमने जो मेथड यूज किया उसके अकॉर्डिंग हमारी जो गुडविल निकली गाइस वो निकली 3.6 करोड़। दिस इज अवर आंसर। कुछ किया हमने, कुछ भी तो नहीं किया, बहुत आसान सवाल है गाइस। ओके गाइस, इसने कैसे किया हुआ है, अरे सर इसने तो एंट्री नहीं करके दिखाई, सर हमको सिर्फ वैल्यू पूछी है गुडविल की, हमारी वैल्यू यही आ रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हम सही। क्या कोई एनडीएस में कोई फिक्स है क्या फॉर्मेट वगैरह, एक बात बताओ, क्या किसी एनडीएस में कोई फॉर्मेट वगैरह फिक्स है क्या, नहीं फिक्स है ना, तो क्या दिक्कत है, कुछ भी करो, आपको उनको आंसर चाहिए ना, आप आंसर कैसे भी कैलकुलेट करो, उनको सिर्फ आंसर से मतलब है, तो ठीक है आंसर आपका आ जाएगा, जैसे मैंने कराया है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है मेरा आंसर। ठीक है, इस थर्ड भी हो गया, बात चलते हैं फोर्थ पर चलते हैं, आ जाओ, आओ गाइस, इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या बोलता है यार ये, गाइस कॉन्सेप्चुअल दिमाग लगाओ। टैक्स बेस क्या है, अगर हम इनकम टैक्स की बैलेंस शीट को आज करते तैयार तो कितनी अमाउंट आती है उसकी बैलेंस शीट में। अब कैरिंग अमाउंट क्या है, जो हमारी एज पर इंडियस बैलेंस शीट में जो वैल्यू आ रही है उसको बोलते हैं हम कैरिंग अमाउंट। उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डेफर्ड टैक्स। अगर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो क्या बन जाएगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। अगर डिफरेंस है हमारा पॉजिटिव, मतलब अगर हमारा डिफरेंस है हमारा, ठीक है, हमारा अगर ये डिफरेंस है क्या बन जाएगा, डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगा। ओके, एंड डेफर्ड टैक्स असेट तभी रिकॉग्नाइज करना है व्हेन इन फ्यूचर अगर कोई चांस हो कि वहां पे टैक्सेबल जो भी हमारे प्रॉफिट्स आएंगे वो एग्जिस्ट रहेंगे, तभी हमको डेफर्ड टैक्स असेट रिकॉग्नाइज करना है, अदरवाइज नहीं करना। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको हर केस में रिकॉग्नाइज करनी है, चाहे फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो ना हो, डेफर्ड टैक्स
लाइबिलिटी आपको हमेशा रिकॉग्नाइज करनी है, लेकिन डेफर्ड टैक्स असेट के केस में हमको डेफर्ड टैक्स असेट तभी रिकॉग्नाइज करना है जब कोई फ्यूचर के अंदर टैक्सेबल जो हमारे हैं प्रॉफिट चांस हो, क्योंकि उससे हमारा डेफर्ड टैक्स असेट सेट ऑफ हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ओके गाइज, वेलकम बैक। हुआ क्या था, मैं इंडियस 12 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो पावर फेलियर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट ही नहीं हो पाया। एंड बाय द थैंकफुली गॉड कि जो भी क्वेश्चन 4 तक जितनी वीडियो रिकॉर्ड हुई वो सेफ है, वो सेफ थी एंड वो सही थी, मैंने उसको चेक भी कर लिया, तो इसलिए आज पावर सप्लाई ठीक है। तो इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा। एंड तो चलो ठीक है, एंड इसलिए मेरे आज कपड़े चेंज हैं आपको। चलिए गाइस, इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, हम इंडियस 12 पढ़ रहे थे, इनकम टैक्सेस। चलिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4। ऑन 1 अप्रैल 2011 पील लिमिटेड हैज granted 1 crore share option worth 4 crore subject to a 2-year vesting period। क्या किया है कि पी लिमिटेड जो कंपनी है उसने क्या किया, शेयर किए ग्रांट, कितनी वैल्यू के, 4 करोड़ के। कितने साल का वेस्टिंग पीरियड है, 2 इयर्स का। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। द इनकम टैक्स लॉ परमिट्स अ टैक्स डिडक्शन एट द एक्सरसाइज डेट ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस। जो इनकम टैक्स लॉ है ना गाइस, जो इनकम टैक्स लॉ है वो क्या बोलता है कि आपको उसकी जो इनकम टैक्स के अंदर आपको मिलने वाली है डिडक्शन, क्या मिलने वाली है, डिडक्शन एट द एक्सरसाइज डेट। कब मिलेगी, जब इसके ऑप्शन एक्चुअली में एक्सरसाइज हो जाएंगे। किस वैल्यू की मिलेगी, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन की, जो ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू है उस पे आपको इनकम टैक्स की डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। अब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन कब की बात कर रहा है, 31 मार्च 2012 की। ये कब की बात हो रही थी, 1 अप्रैल 2011 की। मतलब हुआ क्या गाइस, हुआ ये कि 1 अप्रैल 2011 को कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया। कौन सा, इक्विटी ऑप्शन। शेयर मतलब इक्विटी ऑप्शन। इसमें कैश का कोई सेटलमेंट नहीं होगा, इसमें इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। आपको पता है कि इक्विटी शेयर की वैल्यू एज पर इंडियस 102 कब मेजर की जाती है, फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट। फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट। तो 1 अप्रैल की जो फेयर वैल्यू थी उसकी वैल्यू कितनी बन रही थी, 4 करोड़। एंड इन फ्यूचर इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। आपको पता है इन फ्यूचर इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, चाहे इन फ्यूचर इक्विटी शेयर की वैल्यू इससे कम हो जाए, इससे ज्यादा हो जाए। हम अपनी बुक्स के अंदर एज पर इंडियस 102 कौन सा एक्सपेंस बुक करेंगे, बिकॉज ये इक्विटी शेयर का ऑप्शन है, मतलब फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट। एंड यहां पे जो ग्रांट डेट है वो क्या है, 1 अप्रैल 2011। ओके गाइस, कॉन्सेप्ट समझ आया। हमको हर क्वेश्चन के साथ जो भी हमारा इंडियस लिंक हो रहा है हमें उसके लिंक करना पड़ेगा, तभी हमारे माइंड मैपिंग, माइंड कॉन्सेप्टिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। एंड वेस्टिंग पीरियड कितना, 2 साल का। आपको पता है कि दिस इज अ कंडीशनल शेयर। कंडीशनल शेयर है, इसमें कुछ कंडीशन है, एंड इसलिए हम पूरा का पूरा 4 CR का खर्चा एक साथ नहीं एक्सपेंस ऑफ कर सकते अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो हम उसे किस रेशो में एलोकेट करेंगे, ओवर द वेस्टिंग पीरियड। तो फर्स्ट ईयर की बात बताओ, फर्स्ट ईयर मतलब 31 मार्च कर आके 31 मार्च को आके कितना खर्चा होगा, इन कंपनीज एक्ट, इन इंडियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या एंट्री होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना, 2 करोड़। टू क्या, शेयर बेस पेमेंट रिजर्व। रिजर्व क्यों, क्योंकि ये इक्विटी शेयर है। अगर कैश में पे करने होते तो क्या आता, शेयर बेस पेमेंट लाइबिलिटी, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिजर्व किया है 2 करोड़ का। समझ गए। एंड ये कहां जाएगा आपका, एसबीपी रिजर्व, ये जाएगा आपका अदर इक्विटी के अंदर। ये तो बात होगी हमारी इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एज पर कंपनी एक्ट जो हो रहे हैं तैयार। कौन सा स्केड्यूल है, स्केड्यूल 3। कौन सा डिवीजन है, डिवीजन 2। ओके सर, अब आती है बात इनकम टैक्स की। सर ये तो बात होगी कंपनी एक्ट की। कहता है इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है 31 मार्च 12 पे, 1.60 करोड़। मतलब आपको 1.60 करोड़ की इन फ्यूचर डिडक्शन मिल जाएगी इनकम टैक्स के अंदर। आज नहीं मिलेगी,
ध्यान देना, आज नहीं मिलेगी। मिलेगी कब? फ्यूचर के अंदर। कब मिलेगी? जब एक्सरसाइज हो जाएगा। एक्सरसाइज कब होगा? 31 मार्च 2013 को, 31 मार्च 2013 को। लेकिन हमें आज इतना पता है, हमें आज इतना पता है कि हमको इनकम टैक्स में इसकी डिडक्शन जरूर मिलेगी, लेकिन कितनी अमाउंट की मिलेगी? ये मिलेगी सिर्फ 1.60 करोड़ की टोटल। ऑप्शन कितने करोड़ का है? 4 करोड़ का। लेकिन इनकम टैक्स में कितनी मिलेगी डिडक्शन? सर 1.60 ही मिलेगी। ओके, मतलब 4 करोड़ डिडक्शन नहीं मिलने वाली गाइस, 4 करोड़ डिडक्शन नहीं मिलने वाली, हमें सिर्फ मिलेगी 1.60 करोड़ की टोटल एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज डे। ठीक है सर, समझ आ गया। एंड इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑप्शन की 31 मार्च 2013 पे कितनी पहुंच गई? 4.60 करोड़। कितनी पहुंच गई? 4.60 करोड़ पहुंच गई आपकी डिडक्शन इनकम टैक्स की। कितनी पहुंच गई? 4.60 करोड़ इनकम टैक्स की। ओके ओके सर, डन सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, द इंक्रीज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऑन 31 मार्च 2013, कहता जो ये इंक्रीमेंट हो गया कितना? 3 करोड़ का। मतलब सर गजब हो गया, गजब हो गया। सर 2012 में कितने मिलने वाली थी? 1.60 करोड़। एंड 2013 में कितने मिलने वाली है? 4.60 करोड़। ये चेंज क्यों आया? क्योंकि उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू चेंज हो गई 31 मार्च 2013 को। ओके, एंड जो ये इंक्रीज हुआ इन दोनों सालों के बीच में, ये हमें 31 मार्च 2012 को पता नहीं था, क्योंकि कौन एक्सपेक्ट कर सकता है कि किसी के शेयर के प्राइस कम होंगे, ज्यादा होंगे? कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं कर सकता। ऑप्शन एक्सरसाइज हो गई 31 मार्च 2013 को। मतलब यहां पर आपको एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको 4.60 करोड़ की डिडक्शन मिल जाएगी अपनी इनकम टैक्स की बुक्स के अंदर। मतलब आपको 4.60 CR पे टैक्स की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी, आपको टैक्स पे नहीं करना इतनी अमाउंट पर। गिव द अकाउंटिंग फॉर द अबव ट्रांजैक्शन फॉर डेफर्ड टैक्स फॉर पीरियड एंडेड 31 मार्च 2012 एंड 31 मार्च 2013, अज्यूम दैट देयर आर सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट है क्या? ये क्यों लाइन लिखी है? इसलिए लिखी है गाइस, अगर डेफर्ड टैक्स असेट बनता है, आपको पहले ही बताया था, अगर डेफर्ड टैक्स असेट बनता है तो हम क्या करते हैं? हम तभी बनाते हैं जब हमारे पास सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट अवेलेबल हो फ्यूचर के अंदर, जिसके साथ हम डेफर्ड टैक्स को सेट ऑफ कर सकें। लेकिन अगर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपको करनी है तब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फ्यूचर में प्रॉफिट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमेशा बनानी ही पड़ेगी। लेकिन डेफर्ड टैक्स असेट के केस में कंडीशन है, आपको पता है कौन सी वाली? ये वाली, कि फ्यूचर होनी चाहिए प्रॉफिट। ठीक है ना? टैक्स रेट है 30%। अब एक बात बताओ गाइस, ध्यान से सोचना, बहुत ही ध्यान से सोचना, आपकी माइंड, आपकी बुद्धि आपके पास है। देखो क्या बोलता है, हमें बनाना है इनकम टैक्स सेट का। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आसान नहीं है। आपको लगता है आसान है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में जाओगे तो आसान नहीं है। मेरे लिए ये क्वेश्चन आसान नहीं है गाइस, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए क्वेश्चन आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है। छुपा कैसे हुआ है? क्योंकि अगर ये डेफर्ड टैक्स कैसे लगता है? व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द टैक्स बेस। टैक्स बेस क्या है? जो आपको इनकम टैक्स की बैलेंस शीट में आ रहा है, इनकम टैक्स की बैलेंस शीट में आपको आ रहा है। एंड कैरिंग अमाउंट क्या है? जो कंपनी एक्ट की, इंड AS की बैलेंस शीट में अमाउंट आ रही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्त, एक चीज ध्यान रखना, इनकम कंपनी एक्ट की 31 मार्च 2002 की बात करूं तो एक तरफ तो एक्सपेंस आ रहा है आपका 2 करोड़, एक तरफ तो एक्सपेंस आ रहा है आपका 2 करोड़ आ रहा है ना। एंड इनकम टैक्स की बात की जाए, अगर इनकम टैक्स की बात की जाए तो आपको कितनी डिडक्शन मिलेंगी? 1.60 करोड़ सिर्फ। एंड कंपनी एक्ट में कितनी मिलेंगी? 4 करोड़। ये टोटल है दोनों साल की, ये भी दोनों साल की हैं। तो गाइज इसका टैक्स बेस कितना बनेगा? टैक्स बेस बन जाएगा कितना? 0.80 करोड़। क्योंकि अगर हमको 1.60 करोड़ 2 साल में एक्सपेक्टेड है, तो इस साल कितनी बनेगी? 0.80 करोड़। ये बन जाएगा आपका टैक्स बेस। ये क्या बन जाएगा? आपका टैक्स बेस। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में हम ये अज्यूम किया जाएगा, क्योंकि ये जो आपका डिफरेंस है ये 2 सालों के बाद आपका रिवर्स हो जाएगा। ये 2 सालों के बाद आपका जो डिफरेंस है ये रिवर्स हो जाएगा। एंड जो आपकी ना शेयर बेस्ड पेमेंट
जो खड़ा रिजर्व, हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू में, क्योंकि ये वैल्यू एंड हमारी जो इनकम टैक्स की कैरिंग टैक्स बेस है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स की बुक्स के अंदर हमको जो अमाउंट की फ्यूचर के अंदर 31 मार्च 2003 में हमको जो मिलने वाली है डिडक्शन, वो कितने की मिलने वाली है? 1.60 करोड़ की। एंड मतलब कि ये 2 सालों का फिगर आ रहा है, तो एक साल का इसका 1.60 का डिवाइड बाय 2 करो, कितनी हो जाएगी? 0.80 करोड़। एंड ये क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा असेट बन जाएगा, ये हमारा असेट साइड में खड़ा हो जाएगा इनकम टैक्स की बुक्स के अंदर, कि हमको इतने अमाउंट की फ्यूचर में डिडक्शन मिल जाएगी। इसका डेफर्ड टैक्स बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 सालों के बाद 31 मार्च 2013 को जब आपका जो भी टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा उसमें से ये 0.80 CR भी माइनस हो जाएंगे, मतलब आपका टैक्स का सेविंग है। मतलब क्या समझ गए ना? आपका टैक्स का सेविंग है फ्यूचर के अंदर। तो सेविंग का जो प्रोविजन है डेफर्ड टैक्स असेट आज ही बना लो, जो सेविंग का प्रोविजन है डेफर्ड टैक्स असेट उसको आज ही बना लो, आज ही अपनी बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज करो कि आपको फ्यूचर के अंदर टैक्स कम देना पड़ेगा। एंड ये जो लाइबिलिटी का पोर्शन है ये हमें भूलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कोई काम का नहीं है, हमारे ये काम का नहीं है, क्योंकि दिस इज परमानेंट डिफरेंस इन द केस ऑफ लाइबिलिटी। लेकिन अगर मैं टैक्स बेस की बात करूं, टैक्स बेस असेट साइड में गया है हमारा, तो ये हमारा असेट बन जाएगा। एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कैरिंग अमाउंट आएगी वो आएगी आपकी जीरो, वो आएगी आपकी 100% जीरो, क्योंकि आपने जो एक्सपेंस पे किया इन द कंपनीज एक्ट आपको वो भूलना पड़ेगा, क्योंकि वो परमानेंट डिफरेंस है। आपको उतनी अमाउंट की इनकम टैक्स के अंदर नहीं मिलने वाली डिडक्शन। इट इज आपकी खुद की एजम्पशन वाली बात है कि आप एजम्पशन क्या लेते हो, लेकिन इस केस के अंदर आपको यही एजम्पशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि एक बात बताओ, आपको कितने अमाउंट की मिलने वाली है डिडक्शन? 1.60 करोड़ की। अब कंपनी एक्ट में आपने जो किया भूल जाओ, क्योंकि उसको क्या बोलता, अगर ये ऐसा लिख देता ना कि इनकम टैक्स बोलता कि जो भी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी इंडियस की वैल्यू आ रही है ना आपको उसी में मिल जाएगी डिडक्शन फ्यूचर डेट के ऊपर, तब तो बहुत आसान होता। तब कैसे होता? तब हमारा टैक्स बेस क्या हो जाता? जीरो। एंड कैरिंग अमाउंट क्या होती? 2 करोड़। ठीक है, क्या बन जाता? डेफर्ड टैक्स असेट की 2 करोड़ इंटू 30%, समझ गए? 2 करोड़ का 30% बन जाता है डेफर्ड टैक्स असेट। लेकिन गाइज इस केस में हुआ क्या बताता हूं। इस केस में हुआ क्या? इस केस में ये हुआ है, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या आपके पास 2 ऑप्शन हैं। इस केस में कैरिंग अमाउंट कितनी है? कैरिंग अमाउंट मतलब कंपनी एक्ट की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अदर इक्विटी में कितनी आ रही है? हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी आ रही है बताओ? 2 करोड़। 2 करोड़ आ रही है ना? 2 करोड़। एंड इनकम टैक्स में बताओ क्या कुछ वैल्यू आ रही है यहाँ पे? नहीं सर, अभी हमको डिडक्शन मिली नहीं है, इनकम टैक्स की बुक्स में कोई वैल्यू नहीं आ रही। और क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने अभी तक पैसा पे ही नहीं किया ना, तो आएगी ना। लेकिन इनकम टैक्स की बुक्स में आपको इतने अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी, मतलब आपको फ्यूचर के अंदर 1.60 करोड़ पर टैक्स नहीं पे करना। उसका हाफ कितना होता है? 0.80 CR। तो उस उतने अमाउंट का आपका डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगा अगर आप नॉर्मल भी सोचोगे। कंपनी एक्ट भूल जाओ, क्योंकि हमें क्यों भूलना पड़ा कंपनी एक्ट? ये इट इज एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। हमें कंपनी एक्ट क्यों भूलना पड़ा? क्योंकि सर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हमें इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलने वाली, इसलिए हमें कंपनी एक्ट भूल दिया। हम अब सिर्फ इनकम टैक्स की बात आते हैं कि हमें 1.60 करोड़ की 2 सालों के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। तो इस साल का कितना एलोकेशन हो जाता है? 0.80 करोड़, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड 2 साल का था। 0.80, तो 0.80 का हमको डिडक्शन मिलने वाली है। मतलब क्या? अगर हमको फ्यूचर में डिडक्शन मिलने वाली है, क्या मतलब है? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, जिसमें आपका डेफर्ड टैक्स असेट बनता है। तो डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगा गाइस 0.80 CR इंटू 30%। ठीक है, सही है सर, समझ आया? दिस इज एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ये बन जाएगा गाइस 2.24 करोड़ का आपका डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगा। ओके, डन सर। अब हुआ गया 31 मार्च 2013 को वैल्यू कितनी हो गई? 4.60 करोड़। अरे बाप रे बाप, वैल्यू तो बहुत बढ़ गई, वैल्यू तो बहुत बढ़ गई। तो क्या करोगे? 31 मार्च
13 को इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। एंट्री क्या पास करोगे, डेफर्ड टैक्स असेट अकाउंट डेबिट 0.24 टू P&L, आपकी P&L में जाएगा ये। ओके चलिए सर आंसर देख लेते हैं इसका, देखें सर बिल्कुल सर 24 देखो डेफर्ड टैक्स असेट टू टैक्स एक्सपेंस, ये आ गया ना। एक मिनट क्या किया इसने, हाँ गाइस सही है, क्योंकि सॉरी हुआ क्या था, ये हमने कब बनाया, ये हमारी एंट्री थी 31 मार्च 2012 को बताई है मैंने, ये थी 31 मार्च 2012 की एंट्री। अब 13 की आ गई, अब आपके असेट साइड में छुपा बैठा है, अब आपको इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने की क्या एंट्री होगी, 2 DTA, यहाँ पे P&L कितना 0.24, खत्म कर दिया हमने अपना डिफरेंसेस। ओके समझ आया, बिल्कुल सर बिल्कुल, ओके सर ग्रेट। गाइस आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज को, देख लीजिए आप, अगर आपको देखना है बड़े आराम से क्वेश्चन समझना है पढ़ना है तो। समझ आया गाइस, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा गाइस हमारा 12 का, ये आ गया। अगला है गाइस हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, इलस्ट्रेशन फिफ्थ हम नहीं कर रहे, क्योंकि दिस इज आरटीपी मई 18 क्वेश्चन, दिस इज आरटीपी मई 18 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इफेक्टिव टैक्स रिकंसिलिएशन, ईटीआर का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होपफुली आपका हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, ये मई 18 का क्वेश्चन है, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए आरटीपीज का कोई क्वेश्चन इंसर्ट होना या एमटीपीज का पास्ट का या कोई पास्ट क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन इंसर्ट होना, दिस इज नॉट अ न्यू चेंज। न्यू चेंज वो है जो आईसीएमआर ने क्वेश्चन ड्राफ्ट किए हैं, उसको हम न्यू चेंज बोलते हैं। तो अगर टेस्ट जो नॉलेज की बात करूं तो क्वेश्चन 7 आरटीपी का है नवंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आरटीपी मई 19 का क्वेश्चन है, सेम इज आल्सो आस्क्ड इन नवंबर 20। गाइस ये दोनों क्वेश्चन सेम है, एंड ये नवंबर 20 एग्जाम में पूछा भी हुआ है फिगर चेंज करके। एंड एक क्वेश्चन नंबर 9 है टेस्ट योर नॉलेज का, ये भी आरटीपी नवंबर 2019 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो ये कोई नई क्वेश्चन, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये ऑलरेडी इंसर्टेड है, तो ये इसको हम चेंज कंसीडर ही नहीं कर रहे, क्योंकि चेंज है ही नहीं है। अब ये दो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 8 एंड 9। देखो मैंने अपने कमेंट क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, डिफिकल्ट ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, डिफिकल्ट ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं गाइस। इलस्ट्रेशन 8 और 9 एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इलस्ट्रेशन 8 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सर इलस्ट्रेशन 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गाइस आरटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी मई 2018 का, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ऑन द बेसिस ऑफ ईटीआर रिकंसिलिएशंस। अब हमको करनी है इलस्ट्रेशन 8 और 9, ओके यस सर। गाइस बहुत सर ये क्या है, इतना बड़ा इलस्ट्रेशन कर पाएंगे गाइस, ये नया क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, लिख देते हैं गाइस यहाँ पे। लिख देता हूं गाइस यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड, तू गिर जा पहले, गुड क्वेश्चन। ओके समझ आ रही है, चलो सर इलस्ट्रेशन 8 भगवान का नाम लेते हैं, पढ़ते हैं। अरे क्या हो गया, नहीं कॉपी करना भाई, हाँ चलो क्या बोलता है, ए लिमिटेड सर, ये बार बार ए बी सी डी क्या रखा है, कोई नया नाम रखो ना, यहाँ पे कोई नया नाम रखो जिससे इंटरेस्ट भी आए, जैसे कि हुला ला लिमिटेड, बूम 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 लिमिटेड, ऐसा रखो ना ताकि मजा भी आए सामने वाले को। नहीं यार इंस्टीट्यूट ने कुछ एफर्ट किया नए नाम रखने का, चलो ठीक है। ए लिमिटेड prepares financial statement to 31st मार्च each year, 31 मार्च की बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द रेट ऑफ इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू ए लिमिटेड इज 20%। हम इसको सोल्व करेंगे नोट पैड के अंदर, तो चलिए गाइस यहाँ पे सोल्व करते हैं बड़े आराम से भगवान का नाम लेके। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं इनकम टैक्स रेट, आपको ये क्वेश्चन मेरे साथ सोल्व करना है बड़े आराम से। इनकम टैक्स रेट है 20%, ओके ठीक है सर। फर्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
relates to transactions, assets and liabilities of A Limited during the year ended 31st March 2012. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, A Limited has a 40% शेयर होल्डिंग इन L Limited, मतलब A ने L के अंदर 40% अपने शेयर होल्डिंग को होल्ड किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, शेयर होल्डिंग होल्ड का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि A कंपनी ने L कंपनी के 40% इक्विटी शेयर परचेज किए हुए हैं, मतलब A कंपनी ने अपनी 40% की इन्वेस्टमेंट की है L लिमिटेड के अंदर। ओके सर, A लिमिटेड परचेज द शेयर होल्डिंग फॉर 45 करोड़। उसने जब शेयर होल्डिंग परचेज की थी वो कितने में की थी, 45 करोड़, मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखूं क्या, लिखवाओ सर। ये था कॉस्ट ऑफ परचेज। गाइस बहुत पेन हो रहा है यहाँ पे यार, सच बताऊं सर, पेन क्यों हो रहा है आपके। गाइस अभी ना सुबह नॉर्थ इंडिया में ठंड ज्यादा चल रही है, टेम्परेचर पहुंच जाता है 0 डिग्री -1 डिग्री ऐसे टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे। एंड पेन इसलिए हो रहा है गाइस, मैंने अभी रिसेंटली ना वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट किया है, थोड़ा सा सुबह सुबह होया था ना, क्या बोलते हैं, जिम जाना स्टार्ट किया है सर, तो दर्द हो रहा है गाइस, बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ ना। कोई बात नहीं गाइस, जब आप जाओगे ना आपको भी पता लग जाएगा कि बड़ा पेन होता है स्टार्टिंग के अंदर। चलिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन L लिमिटेड, L लिमिटेड कितनी है गाइस, यहां पे है, आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, 45 करोड़। ओके सर, 45 करोड़, ठीक है सर। The shareholding gives A Limited significant influence over L Limited, मतलब L Limited A Limited ही क्या लगी, एसोसिएट लग गई, ये बन गई एसोसिएट। ओके ठीक है सर, बट कैन नॉट कंट्रोल, ये कंट्रोल नहीं कर पाया। ओके, and therefore A Limited accounts for its interest in L Limited using equity method। ऑब्वियस ही बात है सर, अगर ये लाइन ना भी लिखता, अगर ये लाइन ना भी लिखता तब भी हमें यही मानना पड़ता कि उसने इक्विटी मेथड अप्लाई किया है, क्योंकि आपको पता है इंडियस 28 अगर एसोसिएट कंपनी बन जाती है या जॉइंट वेंचर बन जाता है एज पर इंडियस 111, तो उसे इक्विटी मेथड ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, द इक्विटी मेथड कैरिंग वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन एल लिमिटेड वाज 70 करोड़ इन 31 मार्च 2011। यहां बात किसकी चल रही है, 31 मार्च 12 की, ईयर भी ध्यान रखना है। ये क्या बोलता कि इसने क्या यूज किया, इस भाई ने यूज कर लिया इक्विटी मेथड। ओके, इक्विटी मेथड, क्यों, क्योंकि वो एसोसिएट बन गई। सही है सर, हमें समझ आ रहा है। तो इसने वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू इन बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, कब कब की, ये आ रही है 31 मार्च 2011 की, कितनी, 70 करोड़। एंड 2012 कितनी आ रही है, 75 करोड़। ठीक है, चलिए ये सेम आ जाएगा। ठीक है, इन द टैक्स जुरिस्डिक्शन इन विच ए लिमिटेड ऑपरेट्स, जहां पर ए लिमिटेड काम कर रही है उसके टैक्स कंसिस्टेंसी के अंदर प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इक्विटी मेथड आर टैक्स्ड। बात बताओ, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है 45 करोड़ से 70 करोड़ का 31 मार्च 11 को, एंड 45 करोड़ से 75 करोड़ का, मतलब इन दोनों के बीच में कितना फासला आ गया, 5 करोड़ का। इन दोनों में कितना फासला है गाइस, करो 70 - 45, कितना फासला है ये 25 करोड़ का जो फासला है, ये किस चीज का आया होगा गाइस, ये 100% आया होगा प्रॉफिट का। किसका, प्रॉफिट का एंड ओसीआई पार्ट का। क्योंकि इक्विटी मेथड के अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को तभी इंक्रीज करते हैं जब सामने वाली कंपनी में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, चाहे वो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट हो, चाहे वो ओसीआई हो, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट हो, तब ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। ठीक है, हमें पता है। चलो,
कहता, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, अगर हम इनकम टैक्स की बैलेंस शीट की बात करें, वो तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा अंडर इक्विटी मेथड, आर टैक्स्ड इफ एंड व्हेन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, जब वो और द रेलिवेंट इन्वेस्टमेंट इज डिस्पोज्ड ऑफ। जब इन्वेस्टमेंट सेल हो जाएगी तभी हम इसके प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज हम रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले। तो गाइज इसका मतलब इनडायरेक्टली हुआ क्या, बताता हूं हुआ क्या। देखिए अभी सभी भाई थोड़ा सा ना इसको चमका देते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा। एक मिनट, इसका मतलब हुआ क्या गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 45 करोड़ है ना, जो ये 45 करोड़ है, जो इसकी कॉस्ट थी, क्योंकि इनकम टैक्स में बोलता आपको अपनी बैलेंस शीट में कुछ भी प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करना जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं बेच देते। कहता जब आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे, जितनी सेलिंग प्राइस होगा और जितनी आपकी कॉस्ट है, उन दोनों का डिफरेंस क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा, एंड उस अमाउंट पे टैक्स हो जाएगा कैलकुलेट। लेकिन दिस इज अवर कॉस्ट प्राइस। इनकम टैक्स में आज भी, अगले साल भी, 2 साल भी, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं बिकती तब तक उसकी बैलेंस शीट में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट असेट साइड में कितने की अमाउंट आ रही होगी गाइस, कितने की आ रही होगी, 45 करोड़ की। तो दिस इज अवर टैक्स बेस, समझ गए, ये हमारा टैक्स बेस बन गया, ये हमारा टैक्स बेस बन गया, समझ आई। अब सर एक बात बताओ, ये क्या बन गई फिर, ये क्या बने, ये वैल्यू कहां पे आ रही है, 31 मार्च 2011 को 70 करोड़ रुपए वैल्यू कहां पे आ रही है, ये सर आपकी इंडियस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर 70 करोड़ साफ साफ दिख रहा है हमको। कब दिख रहा है, 31 मार्च 2011 को। ये 75 करोड़ कब दिख रहा है, ये 31 मार्च 12 को दिख रहा है। एंड कैरिंग अमाउंट क्या होती है, कैरिंग अमाउंट सीधे शब्दों में होता है कि अगर आप कंपनी एक्ट की बैलेंस शीट को कर रहे हो तैयार, एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट जो फिगर्स वहां पे आ रही हैं बैलेंस शीट में, वो आपकी कैरिंग अमाउंट होती हैं। अगर हम बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं प्रिपेयर एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर इंड एस शेड्यूल 3, समझ गए। क्योंकि डेफर्ड टैक्स किसकी अप्रोच पे बेस है, डेफर्ड टैक्स इज बेस्ड ऑन बैलेंस शीट अप्रोच, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच। तो दिस इज अवर कैरिंग अमाउंट। 70 एंड 75 करोड़ क्या है, हमारे कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट। सर हमने पहली तो जंग जीत ली, जंग क्या जीती, हमने तो टैक्स बेस को ढूंढ लिया, हमने कैरिंग अमाउंट को ढूंढ लिया, फिर इनकम टैक्स में बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। फिर तो बहुत ही आसान है, देखिए अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स बनेगा। डेफर्ड टैक्स देखिए सबसे पहले हम बना रहे हैं 31 मार्च 2001 का 11 का, फिर 31 मार्च 2012 का डेफर्ड टैक्स बनेगा। अब एक बात बताओ गाइस, आपको पता है कि टैक्स कैरिंग अमाउंट क्या है, कैरिंग अमाउंट की यहां कितनी आ रही है 70 करोड़, यहां कितनी आ रही है 75 करोड़। टैक्स बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इनकम टैक्स की बैलेंस शीट में तो यही अमाउंट रहेगी जब तक आप इसको सेल नहीं करते। 45 करोड़ 45 करोड़, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या ये ऐसा डिफरेंस है जो आपका परमानेंट नेचर का है, नहीं सर परमानेंट का नहीं है, क्योंकि जब भी आप इसको सेल करोगे, जब भी आप इसको सेल होगा, इसका प्रॉफिट का शेयर डेफिनेटली रिकॉग्नाइज हो जाएगा एंड ये आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। तो दिस इज टेम्पररी डिफरेंस। तो कितना टेम्पररी डिफरेंस आया, टेम्पररी डिफरेंस कितना आया 70 माइनस 45, 31 मार्च 2011 का, ये बना 25 और ये बन जाएगा 30 करोड़। एंड ये कौन सा टेम्पररी डिफरेंस है, दिस इज टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। एक सेकेंड गाइस, हाँ एक सेकेंड हाँ गाइस देखिए, तो कितना बना, एक बात बताओ, टैक्स बेस कितना है 45 करोड़, कैरिंग अमाउंट कितनी है 70 करोड़। एंड ये केस कौन सा है, हम कर रहे हैं यहाँ पे असेट साइड की बात, तो
तो ये क्या बनेगा, 100% आपका क्या बनेगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन जाएगा। एंड आपको पता है कि अगर कोई टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो उस केस में क्या बनती है, हमेशा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है। एंड इनकम टैक्स की रेट क्या है, इनकम टैक्स की गाइस रेट है, एक मिनट हमने कंसीडर की थी ना गाइस ऊपर, 20%। ओके, कितनी है 20% टैक्स रेट। तो क्या बन जाएगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, करो कैलकुलेट, 25 इंटू 20% कितना हो जाएगा, 5 करोड़। ये कब की है, 31 मार्च 2011 के अंदर। एंड 31 मार्च 2012 में कितनी बनेगी, 30 इंटू 25% इंटू 30 इंटू 20%, ये बन जाएगी गाइस 6 करोड़, ये बन जाएगी 6 करोड़। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने 31 मार्च 2011 की बैलेंस शीट या P&L तैयार किया होगा, एंड बैलेंस शीट में हमारी कितनी अमाउंट खड़ी है, 5 करोड़। कब की बात कर रहे हैं, 31 मार्च 2011 की। तब डेफर्ड टैक्स कितनी थी लायबिलिटी, 5 करोड़। अब 31 मार्च 2012, इस टाइम कितनी है, 6, मतलब 31 मार्च 2011 के इसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी थी, 5 करोड़। अब कितनी है, 6 करोड़ बैलेंस शीट के अंदर। तो चेंजेस कितना हुआ इसमें से, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, इट इज एन इंक्रीज इन द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, मतलब चेंज हुआ कितने का, 1 करोड़ का। चेंज कितने का हुआ, 1 करोड़ का। मतलब 1 करोड़ कहां जाएंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। 1 करोड़ कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो एंट्री क्या पास हो जाएगा अपनी, ये हो जाएगी एंट्री P&L अकाउंट डेबिट 1 करोड़ टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1 करोड़, ताकि वो 5 करोड़ थी प्लस 1 हो जाएगी, अब बन जाएगी 6 करोड़। तो इन दोनों का जो पिछले साल की लायबिलिटी थी, इस साल की लायबिलिटी, दोनों को कंपेयर करो, जो चेंज आया कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। क्या आपको लगता है कि 6 का 6 करोड़ जाएगा, क्या आपको लगता है कि सर सारा का सारा जाना चाहिए, नहीं सर सारा नहीं जा सकता, क्योंकि 5 करोड़ ऑलरेडी प्रॉफिट में जा चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सिर्फ चेंज आएगा, कितना है, 1 करोड़। तो पहले तो सोल्यूशन हो गया। चलो गाइस, तो एक बात बताओ, हमने फर्स्ट केस सोल्व किया। अब एक बात बताओ गाइस, सबसे बड़ी बात, इसमें डेफर्ड टैक्स क्यों बनेगा, सबसे बड़ी बात, इसमें डेफर्ड टैक्स क्यों बनेगा। डेफर्ड टैक्स इसलिए बनेगा क्योंकि इसकी एसोसिएट है, एंड एसोसिएट पर ए लिमिटेड का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल केस आता है ना, डेफर्ड टैक्स इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर, एसोसिएट एंड कंट्रोल के अंदर। अगर कंट्रोल होता तब तो शायद ना बनता, हम कंडीशन देखते भी क्या है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं है। अगर किसी पे हमारा कंट्रोल नहीं है तो डेफर्ड टैक्स इंडियस द्वारा ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, एंड जो कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस का जो हमारा डिफरेंस है उस पर डेफर्ड टैक्स बन जाएगा। अगर आपने टैक्स बेस को पहचान लिया एंड कैरिंग अमाउंट को पहचान लिया तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है, फिर तो आपका क्वेश्चन 100% सोल्व हो जाएगा। अगर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो 100% डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अगर आपका डिफरेंस है दूसरा डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, तो उस केस में डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले मुद्दे के ऊपर। सेकंड पॉइंट देखो, हमसे पूछा क्या हुआ है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड एज एट 31 मार्च 12। टोटल बतानी है तो एक फर्स्ट पार्ट की तो हमने निकाल ली, कितनी, 6 करोड़। अभी सेकंड पार्ट की ऐड करेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट की निकाल ली 6 करोड़ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, मतलब कि जो बैलेंस शीट में जा रही है। यहां पे बी पार्ट क्या पूछा है, द चार्ज और क्रेडिट टू बोथ द चार्ज और क्रेडिट टू बोथ P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिलेटेड टू डेफर्ड टैक्स। फर्स्ट पार्ट में चार्ज कितना गया प्रॉफिट एंड लॉस में, वो गया 1 करोड़। ठीक है सर, बहुत बढ़िया किया आपने। सेकंड पार्ट देखते हैं आज। ए लिमिटेड मेजर इज हेड ऑफिस बिल्डिंग यूजिंग द रिवैल्यूएशन मॉडल। बड़ी अच्छी बात है। मॉडल कौन सा यूज कर रहा है, रिवैल्यूएशन मॉडल एज पर इंडिया 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। द बिल्डिंग इज रिवैल्यूएटेड एवरी ईयर। ओ भाई, हर साल करता है रिवैल्यू, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2011, फिर से 11 की बात कर रहा है। इंफॉर्मेशन कौन सी
इंफॉर्मेशन कब की दी हुई है? 31 मार्च 12 की। ये बात बोलता है 31 मार्च 11 को, एक साल पहले। कैरिंग वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग आफ्टर रिवैल्यूएशन वाज 40 करोड़ एंड टैक्स बेस कितना था? 22 करोड़। कब की बात कर रहा है? 31 मार्च 2011 की। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल, ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, a limited charge is depreciation in the statement of profit and loss of 2 crore and claimed a tax deduction for tax depreciation of 1.25 crore. ठीक है। On 31 मार्च 2012 the building was revaluated to 45 करोड़। फिर से बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज कर दी, फिर से बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज कर दी, कितनी बढ़ा दी? अब ये कर दी 45 करोड़, अब ये कर दी 45 करोड़। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन द टैक्स jurisdiction in which a limited operates, revaluation of property plant and equipment does not effective taxable income। बिल्कुल सर, इनकम टैक्स तो ना तो किसी इंपेयरमेंट को मानता, ना किसी वो रिवैल्यूएशन को मानता। इनकम टैक्स भाई साहब कुछ भी नहीं मानता, समझ गए ना? इनकम टैक्स गाइस कुछ भी नहीं मानता। ठीक है, अब एक बात बताओ, 31 मार्च 2011 की बात करूं, कैरिंग वैल्यू बिल्डिंग आफ्टर रिवैल्यूएशन वाज 40 करोड़ एंड टैक्स बेस कितना था? 22 करोड़। सबसे पहले हम बात करते हैं 31 मार्च 2012 की। सबसे पहले हम बात करते हैं 31 मार्च, सेकंड पॉइंट की, 31 मार्च 12 की। ठीक है, चलो ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी कर लो या 11 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 31 मार्च 2011 की बात कर लो, वैल्यू कितनी थी? कैरिंग अमाउंट गाइस, ये वैल्यू थी 40 करोड़। आपको पता है ना, यहां देखो वैल्यू कितनी थी? 40 करोड़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि जो बिल्डिंग है ना, हर साल रिवैल्यू होती है। अब ये रिवैल्यू कब हुई? 31 मार्च को। हर साल रिवैल्यू होती है एंड ये रिवैल्यू कब हुई? 31 मार्च को। कब हुई? 31 मार्च को रिवैल्यूएशन हो गया। सबसे पहले एक बात बताओ, कैरिंग अमाउंट 40 करोड़ है, टैक्स बेस कितना है? टैक्स बेस है इसका 22 करोड़। कब की बात कर रहे हैं? 31 मार्च 2011 की बात कर रहे हैं। टैक्स बेस कितना है? 22 करोड़। तो इसमें क्या डिफरेंस आ गया? दिस इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना आया? 18 करोड़ का। तो क्या बनेगी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एट द रेट ऑफ 20%। कितनी बननी चाहिए? लिखो 18 इंटू 20%। ये बननी चाहिए 3.6 करोड़ की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कब की बात है? 31 मार्च 2011 की बात है। ठीक है सर, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हुआ क्या, हमारी 31 मार्च 2011 को कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 40 करोड़ माइनस डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर। डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर, कितना डेप्रीशिएशन लगाया भाई साहब ने? लिखा हुआ है ना, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 ए लिमिटेड चार्ज डेप्रीशिएशन इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 2 करोड़। डेप्रीशिएशन कहां लगाया? P&L में। कितने करोड़ का? 2 करोड़ का। तो वैल्यू कितनी हो गई 31 मार्च को? 31 मार्च को बिफोर रिवैल्यूएशन। अभी तक रिवैल्यूएशन नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि उसका जो रिवैल्यूएशन होता है वो 31 मार्च को ही होता है। कितने की है? 38 करोड़ की, 38 CR की। समझ गए? बिल्कुल सर, डन सर, इसमें कोई शक नहीं है। कितनी है? 38, कितनी? 38 करोड़ की। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है गाइस। ओके, अब क्या बोलता है? एंड क्लेम्ड आ टैक्स डिडक्शन फॉर टैक्स डेप्रीशिएशन ऑफ 1.25 करोड़। टैक्स बेस कितना था? 22 करोड़। 1.25 की डिडक्शन और मिल गई। देखो क्या हुआ, लिखो यहां पे टैक्स बेस कितना था? टैक्स बेस कब? 31 मार्च 2011 को 22 करोड़ माइनस कर दो टैक्स का डेप्रिसिएशन जो इसमें से कम हो गया। कितना? 1.25 करोड़। तो कितना बचा? देखो ना कितना बचा। ये बचा 22 माइनस 1.25 करोड़, ये बचा
टैक्स बेस फॉर 31 मार्च 12, ये बचा 20.75 करोड़। ओके, ये मेरे पास कैलकुलेटर पड़ा है, जो मैंने कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया है 20.75 करोड़। अब हुआ क्या, इसमें हुआ रिवैल्यूएशन। हमारी वैल्यू क्या आ रही है आफ्टर रिवैल्यूएशन, वैल्यू क्या आ रही है आफ्टर रिवैल्यूएशन गाइस? आफ्टर रिवैल्यूएशन बिल्डिंग वैल्यू होगी 45 करोड़। कितनी होगी? 45 करोड़। तो कितने का रिवैल्यूएशन हुआ? 7 करोड़। कितने का हुआ? 7 करोड़ का गाइस रिवैल्यूएशन हो गया। 7 करोड़ का रिवैल्यूएशन हो गया। अब निकालते हैं डेफर्ड टैक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। कैरिंग वैल्यू कितनी है? कैरिंग अमाउंट कितनी है? 45 करोड़। टैक्स बेस कितना है? अभी कैलकुलेट करके आया ना, 20.75 करोड़। ये करोड़ है। तो दिस इज टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। कितना बना गाइस? ध्यान देखो, 45 माइनस 20.75, दिस इज अमाउंट टू 24.25 करोड़। दिस इज क्या बन गया? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। एंड टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस पे हमेशा क्या बनती है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनती है। ओके, कितने की? 20% रेट है। ये बनी गाइस 4.85 करोड़। ये बनी 4.85 करोड़ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब एक बात बताओ, 31 मार्च को कितनी थी 2011 को? 3.6 करोड़। अब कितनी है? 4.45। पहले कितनी थी? 3.6। अब कितनी है? 4.85। कितना चेंजेस आया दोनों में? चेंजेस आए गाइस 3.85 माइनस 3.6 मतलब 3.6 माइनस 4.85, इट इज इक्वल टू 1.25 करोड़। इज इक्वल टू 1.25 करोड़। समझ गए? इज इक्वल टू 1.25 करोड़। मतलब हुआ क्या? हुआ ये कि आपका क्या हो गया? लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, मतलब आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो गया 1.25 सीआर से। तो सेकंड वैल्यू ये कितनी आई? 4.85। यहां लिखो, चेंजेस की बात नहीं कर रहे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये आ गई 4.85। इसको लिखूंगा, इसको, ये आ गई 4.85। 6 सीआर तो फर्स्ट पॉइंट से आई थी, 4.85 सेकंड पॉइंट से आई है। टोटल कितनी हो गई? 6 प्लस 4.85, ये आ गई 10.85 करोड़। ये बन गई डेफर्ड टैक्स क्या? लाइबिलिटी। सेकंड बात करता है चेंजेस की। चेंजेस की, अब एक बात बताओ गाइस, आपको पता है कि जो चीज आउटसाइड द प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉग्नाइज हुई है, जो चीज आउटसाइड द प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉग्नाइज हुई है, उसका डेफर्ड टैक्स भी आउटसाइड द प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एंड आपको पता है कि यहाँ पे कंपनी में कितना रिवैल्यूएशन हुआ? 7 करोड़ का। एंड ये कहां जाएगा रिवैल्यूएशन? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। तो वहां पे भी इनकम टैक्स का इंपैक्ट क्या आएगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। तो कितना आना चाहिए इसका? 7 करोड़ इंटू करो 7 इंटू 20% करो ना, 7 का 20% कितना आना चाहिए? 1.4 करोड़। ये होना चाहिए ओसीआई में जाएगा। ये कहां जाएगा? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। लेकिन चेंजेस कितना है आपस में? दोनों में चेंजेस कितना है गाइस? 3.6 एंड 4.85 करोड़। चेंजेस तो आ रहा है 1.25 करोड़ का टोटल में। किसका? टोटल में। समझो कितना चेंज आ रहा है? 1.25 करोड़। किसमें? टोटल में। लेकिन सर जो रिवैल्यूएशन का गेन हुआ है उस पे तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कंफर्म बनेगी। कितने की? 1.4 सीआर। 1.4 सीआर में से माइनस करो चेंजेस। चेंजेस कितना है दोनों में? अबे यार ये क्या हो रहा है इनके साथ? चेंजेस कितना है? 1.4। अब इसमें से माइनस करो चेंजेस। चेंजेस कितना? माइनस 1.25। कितना बचा?
ओहो 0.15 पॉजिटिव, मतलब हुआ क्या गाइस, दिस इज अवर डेफर्ड टैक्स असेट, ये रिवर्सल हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ये रिवर्सल हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, समझ गए ना, ये हमारा रिवर्सल हो गया प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर +15 का, +15 का, समझे, +15 का मतलब 15 लाख का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में रिवर्स हो गया डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। हमारा फर्स्ट पार्ट में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितना बना था 1 CR, माइनस कर देना 0.15, तो टोटल कितना बन गया 0.85 CR, ये कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, एंड 1.4 करोड़ ड्यू टू इंक्रीज इन द रिवैल्यूएशन, ये कहां पे जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर, एंड यही इसने पूछा था। टोटल चार्ज सेकंड पार्ट में हुआ क्या, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो P&L की इनकम हो गई, टैक्स की इनकम हो गई कितने से 0.15 से, नेट के अंदर कितना पैसा गया, नेट में कितना पैसा गया गाइस, नेट में पैसा गया अपन का 1 माइनस 0.15 इंटू 0.85 की डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, एंड OCI में कितना गया 1.4 करोड़ का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, एंड ये बैलेंस शीट में आ रही है। अब देखते हैं आंसर इसने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, अपन के आंसर मैच करेंगे, इसने पता नहीं कैसे किया हुआ है, राम जाने, हम अपन का देखते हैं आंसर। आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ, फर्स्ट पार्ट का आंसर 10.85 करोड़, हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, 6 + 4.85, 6 + 4.85 10.85, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेकंड में फर्स्ट पार्ट का चार्ज 1 करोड़, सेकंड का 0.15 का डेफर्ड टैक्स जो लाइबिलिटी बनी उसमें रिवर्स हो जाएगा, एंड 1.4 करोड़ का आ जाएगा OCI के अंदर, देखते हैं आया कि नहीं आया वो, एंड देखिए टैक्स रिडक्शन कितना हुआ 0.15 करोड़, 0.15 करोड़, 0.15 करोड़, ओके, एंड ये हुआ 1.4 करोड़ रिवैल्यूएशन में, इसमें एक और हो जाएगा, कैसे सर, कैसे आप करते हो, देखो बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है गाइस, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं वाली बात नहीं बोलता मैं, बहुत आसान है, आप भी कर सकते हो। कैसे, आप एक काम करो, आप ये बोलो कि रिवैल्यूएशन हुआ नहीं था, हम इसका सेपरेटली बुक करेंगे, आप एक काम करना, बोलो कि कंपनी का जो रिवैल्यूएशन है वो था ही नहीं, कंपनी का रिवैल्यूएशन हुआ ही नहीं था, हम उसकी बात करेंगे, तो टैक्स बेस कितना है 20.75, एंड बिफोर रिवैल्यूएशन कैरिंग अमाउंट कितनी है 38 करोड़, इसमें क्या बनेगा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, करो कितना आ गया 38 माइनस 20.75 करोड़, कितना बना, ये बन गया गाइज 17.25 करोड़, इस पे 20% लगाओ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये बन जाएगी 3.45 करोड़, एंड पहले कितनी थी 3.6 करोड़, तो क्या हो गया लायबिलिटी कम हो गई ना, कितने से 0.15 से, बस खत्म बात, एंड जो इसकी बनेगी कितनी 7 की 20%, कितना 1.4 है ना, वो इसमें से ऐड कर दो, इसमें ऐड करो 1.4, लो आ जाएगा वही 3.45 प्लस 1.4, ये आ जाएगी 4.85, कैसे भी कर लो गाइस आंसर फिर भी वही आएगा, लेकिन जो समझाया बड़ा कंसेप्चुअली समझाया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा बड़े आराम से, तो हमारा ये भी इलस्ट्रेशन कंप्लीट। चलो गाइस अब आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इनकम टैक्स का, इलस्ट्रेशन नंबर 9 करते हैं, 8th हमने अभी करी है, काफी अच्छी थी एंड कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा माइंड यूज करना हो जाएगा। क्या बताता है, के लिमिटेड प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31 मार्च ईच ईयर, हर साल बनाता है क्या, CFS बनाता है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, कुछ ज्यादा ही प्यार है गाइस 12 से, हर बार 12 डालता है यार ये, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 के लिमिटेड एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ये इस एंटर कर रहा है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन से, सबसे पहले देखते हैं निकालना क्या है, देख लेते हैं, एक्सप्लेन एंड शो हाउ द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, करंट टैक्स भी निकालना है, डेफर्ड टैक्स भी निकालना है, ठीक है, करंट टैक्स भी निकालना है एंड डेफर्ड टैक्स भी निकालना है, ऑफ द 3 ट्रांजैक्शन would be reported in the statement of profit and loss and other comprehensive income for the year ended 31st March 2012, टैक्स रेट कितनी है 25%, ध्यान रखना दोनों निकालने हैं, करंट टैक्स भी निकालना है, डेफर्ड टैक्स भी निकालना है। आपको पता है कि डेफर्ड टैक्स का मतलब क्या होता है, व्हेन
when there is a temporary difference exist between the carrying amount and the tax base. and करंट टैक्स क्या होता है? एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो हम टैक्स पे करने वाले हैं एक्चुअली के अंदर, जो हम आज ही टैक्स पे करने वाले हैं उसको बोलते हैं करंट टैक्स। हमको निकालना है कि वो टैक्स कहां का रिपोर्ट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। चलिए देखते हैं। पहला, टैक्स की रेट कितनी है? 25%। यहां लिख लेते हैं टैक्स रेट 25%। ओके। ऑन 1 अप्रैल 2011 के लिमिटेड परचेज एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर 2 लाख रुपए की परचेज करी। द इन्वेस्टमेंट वाज डेजिग्नेटेड एज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। ओहो, इसने इसको डेजिग्नेट किया FVTOCI। मतलब इसने किया क्या? एज पर इंडियाज 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेशन, इसने इररेवोकेबल ऑप्शन चूज कर लिया कि वो अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू OCI मेजर करेगा। नॉर्मली क्या होता है, जब मैंने 109 समझाया था उसमें क्या बोला था? नॉर्मली क्या होता है कि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो मेजर की जाती है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं होता उससे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल मांगने का, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट की है, मतलब कि आप कंपनी के ओनर हो गए। आपको अब कंपनी की इच्छा है कि आपको पैसा वापस करे या आपको कुछ वापस ना करे, आपको उसके ऊपर कुछ अमाउंट दे या ना दे, वो कंपनी की इच्छा है। मतलब आपकी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आपको उसका पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का। तो इसलिए उसको हम मेजर करते थे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। लेकिन गाइस हुआ क्या, इंडिया 109 ने ऑप्शन दे दिया कि आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को, सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू OCI चूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। एंड ये ऑप्शन क्या है? इररेवोकेबल। ये ऑप्शन क्या है? इररेवोकेबल। मतलब आप वापस से फिर प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा सकते, आपको हमेशा ही अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से ही आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेजर करनी होगी। एंड जो भी कोई गेन आएगा, कोई लॉस आएगा, वो आपको OCI से ही कंसीडर करना पड़ेगा। जो भी कोई गेन आएगा, कोई लॉस आएगा, आपको OCI से ही कंसीडर करना पड़ेगा। एंड आपको पता है एज पर इंडिया 12 इनकम टैक्सेस, डेफर्ड टैक्स कहां पर रिकॉग्नाइज होगा? अगर उसका इंपैक्ट आउटसाइड द प्रॉफिट एंड लॉस जा रहा है, मतलब वो OCI में जा रहा है, अदर इक्विटी में जा रहा है, तो डेफर्ड टैक्स भी फिर आपका OCI एंड अदर इक्विटी की कंपोनेंट में ही बनेगा। फिर आपका डेफर्ड टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बन सकता। अगर कोई चीज, कोई भी थिंग्स अगर प्रॉफिट एंड लॉस में इंपैक्ट कर रही है, तो उसका डेफर्ड टैक्स भी कहां पे बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू बनेगा। अगर कोई चीज आउटसाइड द प्रॉफिट एंड लॉस इंपैक्ट कर रही है, मतलब आउटसाइड द प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है कि वो चीज OCI में जा रही है, तो उसका डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट भी कहां जाएगा? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ही जाएगा। तो इसने OCI कर लिया, मतलब कोई भी गेन होगा तो हम OCI से ही लेंगे। वो गेन कहां जाएगा? OCI में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा सकता किसी भी हालत में। ऑन 31 मार्च 2012 हम साल के आखिर में पहुंच गए। द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज 2,40,000। फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है? फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब उस इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है? 2,40,000 इन द टैक्स जुरिस्डिक्शन, क्योंकि ये in which K Limited operate, unrealized gain and losses arising on the revaluation of investment of this nature are not taxable unless the investment is sold. K Limited has no intention of selling the investment in the foreseeable future. K बोलता कि मैं भी, मेरी कोई मूड नहीं है इन्वेस्टमेंट को सेल करने का। एंड आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट कोई भी अनरियलाइज्ड गेन लॉस को नहीं मानता। मतलब टैक्स बेस क्या हुआ इसका गाइस? टैक्स बेस कितना हुआ? 2 लाख। टैक्स बेस कितना है? 2 लाख। अब एक बात बताओ, उसकी वैल्यू बढ़ गई 240, तो एंट्री क्या पास करोगे? हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी 2 लाख रुपए की, तो एंट्री क्या पास करोगे? उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी गाइस 2 लाख रुपए की, तो उसकी एंट्री क्या पास करोगे? एट द ईयर एंड क्या एंट्री पास करोगे? एट द ईयर एंड क्या एंट्री पास करोगे गाइस? एंट्री क्या पास करोगे? एंट्री पास हो जाएगी इन्वेस्टमेंट डेबिट। क्यों? इंक्रीज हो गई कितनी अमाउंट से? 40,000 से, टू OCI अकाउंट। क्यों? क्योंकि आपकी ये फेयर वैल्यू थ्रू OCI थी, तो इसलिए कहां लगेगा? OCI का कितना? 40,000। बैलेंस शीट में कितनी अमाउंट शो करोगे? 2,40,000।
समझ गए ना, बैलेंस शीट में कितनी अमाउंट शो करोगे, 2,40,000। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर कैरिंग अमाउंट, दिस इज योर कैरिंग अमाउंट। अब एक बात बताओ, टैक्स बेस कितना है इस इन्वेस्टमेंट का, 2 लाख, समझ गए ना, टैक्स बेस कितना है, 2 लाख, कैरिंग अमाउंट कितनी है, 2,40,000। किसकी बात हो रही है, असेट की बात हो रही है, किसकी, असेट साइड की, क्योंकि ये आपकी कहां पे है, दिस इज योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो कितना हुआ, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन गया गाइस, कितने का बना, 40,000 का। कितने का बना, 40,000 का, क्या, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टैक्स रेट कितना है, 25%, तो क्या बन जाएगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। कितने अमाउंट की, 10,000 रुपीज की बन जाएगी आपकी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और ये कहां जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी या ओसीआई में जाएगी, गाइस ये जाएगी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर, ये जाएगी ओसीआई के अंदर। आपको पता होगा कि ओसीआई का कैसे होता है, अगर आपने ना किसी कंपनी का फॉर्मेट देखना हो तो ऐसे लिखा होता है, ए पार्ट, आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड इनटू P&L। आपको पता है कि अगर आपने इक्विटी शेयर मेजर किए हैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई तो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा सकती। तो यहां पे आ जाएगा आपका इक्विटी फेयर वैल्यूएशन गेन, कितना, 40,000। इसके नीचे एक और ऑप्शन होता है, यहां पे ऑप्शन होता है ए के सेकंड पॉइंट में, क्या, इनकम टैक्स ऑन द अबव। आप देखना किसी बैलेंस शीट में इनकम टैक्स ऑन द अबव, कितना टैक्स आएगा यहाँ पे, 10,000। तो नेट कितनी बची, 30,000। ये कहां जाएगा आपका, अदर इक्विटी के अंदर। एंड ये कहां जाएगा आपका, 10,000 डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के अंदर, कितना, 10,000। तो हो गया ना मैच, मैच हुआ ना, कैसे मैच हुआ, देखो क्या एंट्री बनी इसकी सही एंट्री बनी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट 40,000 टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कितना, जो आपकी अदर इक्विटी में जाएगा, कितना, 30,000 टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 10,000। ये इसकी सही एंट्री बनी। ऐसे एंट्री होती है बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, आप देखना किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खोल के, समझ गए। चलो सर, फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा, ठीक है सर। तो इसका आंसर चेक करवा दो ना सर, बिना आंसर चेक की शांति हमारे नहीं पढ़ने वाली सर। ये बन गया गाइस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ 10,000, द लायबिलिटी वुड बी नॉन करंट। आपको पता है क्यों नॉन करंट है, आपको पता है, एज पर पैरा 56 ऑफ इंडियस 1, एज पर पैरा 56 नंबर ऑफ इंडियस 1, इंडियस 1 कौन सा था, हमारा था मेन इंडियस, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो क्या बोलता कि डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी विल ऑलवेज बी नॉन करंट, विल ऑलवेज बी नॉन करंट, वो कभी भी नहीं बन सकते करंट। अगर किसी कंपनी में आपको दिख जाए कि उसने डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी शो किया हुआ है करंट असेट के अंदर या करंट लाइबिलिटीज के अंदर, तो साफ साफ इंडियस 1 की नॉन कंप्लायंस हो रही है, साफ साफ इंडियस 1 की नॉन कंप्लायंस हो रही है। आप उसको बोल देना पकड़ के, हम इंडियस पढ़ के आए कार्तिक सर से, हमें सब पता है आप क्या गलती करते हो। इसको हटा के चेंज करो आपकी, किसको, आपकी प्रेजेंटेशन को। इससे क्या होगा, अगर आपने अपनी चेंज कर दी उसकी प्रेजेंटेशन इस साल की, अगले साल की भी चेंज करनी पड़ेगी। हुआ क्या, रीस्टेटमेंट हो गई, तो क्या हो गई, रीस्टेटमेंट हो गई, तो इंडियस 8 भी अप्लाई हो जाएगा, क्या, प्रायर पीरियड एरर्स। तो लास्ट ईयर की भी आपको आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज करवानी पड़ जाएगी। समझ गए ना गाइस, कंपैरेबिलिटी मैच होनी चाहिए। तो थोड़ा सा ऐसे होता है, ये बहुत बड़ी बातें हैं गाइस कहाँ का टॉपिक मैं कहाँ ले जाता हूं मतलब ठीक है सर, आपके लिए करता हूं सारा। सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट, ऑन 1 अगस्त, 1 अगस्त की बात चल रही है, के लिमिटेड सोल्ड प्रोडक्ट्स टू ए लिमिटेड, के ने सामान बेच दिया ए लिमिटेड को, ए होली ओन्ड सब्सिडरी, कंप्लीटली होली ओन्ड सब्सिडरी है, in the same tax jurisdiction as K for 80,000 rupees. The good had cost to K for 64,000. ठीक है, by 31 मार्च 12 A limited has sold 40% of these goods, selling the remaining during next year. एक बात बताओ, आपकी होल्डिंग कंपनी कौन सी है इसमें यार,
आपकी है के टू ए, अपनी के है ना, हाँ के है। के लिमिटेड ने सेल किया ए लिमिटेड को, बताओ सेल कितने का किया? 80,000 का। अब एक बात बताओ, अगर 80,000 की कोई सामान आपने सेल कर दिया तो इस पे क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। कौन सा? करंट टैक्स। कोई सामान बेचा है ना, तो कितने का रेट है? 25%। तो पहले तो डाल दो 80,000 का 25% का करंट टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। 80,000 इंटू 25% कितना? 20,000 का आपका टैक्स बन गया। कौन सा? करंट टैक्स। अब डेफर्ड टैक्स की बात करते हैं गाइस, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, कहता के लिए कितनी कॉस्टिंग थी? 64,000 की। सेल कितने में किया? 80,000 में। कितना प्रॉफिट बना? 16,000। किसको बना? के लिमिटेड को। कितना प्रॉफिट बना? 16,000 के लिमिटेड को। के लिमिटेड को। अब एक बात बताओ सर, टैक्स किस पे करते हो? प्रॉफिट पे या इनकम पर? यही मैं कंफ्यूजन थी, यही गलती करवाने की मैं कोशिश कर रहा था आपसे। आप 80,000 पे टैक्स पे नहीं करोगे, आप 80,000 पे टैक्स पे नहीं कर सकते। आपको जो प्रॉफिट हुआ उसी पे टैक्स पे होगा। आपको जो प्रॉफिट हुआ उसी पे टैक्स पे होगा, क्योंकि 64,000 तो कॉस्ट भी है अपनी। 80,000 पे थोड़ी टैक्स पे होगा। टैक्स तो जितना प्रॉफिट कमाया उतने पे होगा ना। तो 16,000 इंटू 25% इस पे आपका टैक्स पे होगा। ओके, इस पे आपका 4,000 बन जाएगा करंट टैक्स। कभी भी वो वाली गलती मत कर देना। ये जानबूझ के इंटेंशनली आपसे गलती करवाई गई थी। ये जानबूझ के आपसे इंटेंशनली गलती करवाई गई थी, क्योंकि कभी भी सेल अमाउंट पे टैक्स पे नहीं होता। अगर उसकी कोई कॉस्ट है तो पहले कॉस्ट माइनस करके जो प्रॉफिट होगा उसी पे करंट टैक्स पे होगा। ओके, ठीक है सर। ये बन गया 4,000। अब ये 16,000 का है। अब आपको पता है कि के क्या बना रही है? कंसोलिडेशन कर रही है। के क्या कर रही है? कंसोलिडेशन कर रही है। तो उसमें क्या होता है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम माइनस कर देते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम माइनस कर देते हैं, हम हटा देते हैं अपनी बुक्स के अंदर से। कोई बात नहीं सर। बाय 31 मार्च 2012 ए ने 40% ही माल बेचा है। ए ने 40% ही माल बेचा है। तो अभी ए ने सिर्फ 40% ही माल बेचा है, तो 60% तो उसके पास अभी भी स्टॉक में है। 60% तो उसके पास अभी भी स्टॉक में है। देखिए गाइस, कितना है? 80,000 का 60% कितना हुआ? 48,000 रुपीज का सामान अभी भी उसके स्टॉक में है। ठीक है, 40 ये क्या हो गया यार? अभी भी 48,000 रुपीज का सामान उसके स्टॉक के अंदर है। माइनस करो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कितना था? 40% तो सेल हो चुका, बचा कितना? 60%, क्योंकि हमने दिए थे 80,000 के सामान एंड 40% सेल हो गया, तो ये दिस इज 60%। कितना? 48,000 का अभी तक इन्वेंट्री उसकी बुक्स में पड़ा है। किसकी? ए लिमिटेड की। जब ए लिमिटेड अपनी बुक से सीएफएस में पहुंची, तो आपको पता है ना गाइस, जब वो सीएफएस में आएगी तो सारी की सारी जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो माइनस हो जाएगा। जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो माइनस हो जाएगा। आपको पता है कि दिस इज टैक्स बेस। ये टैक्स बेस रहेगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स नहीं मानता किसी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को। वो बोलता अगर आप कंसोल भी कर रहे हो ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, दिस इज टैक्स बेस। माइनस करो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अगर पूरा प्रॉफिट 16,000 था 100% पे, तो 60% पे कितना प्रॉफिट होगा? ये होगा गाइस 16,000 इंटू 60%, ये हो जाएगा 9600 माइनस हो जाएंगे। तो कैरिंग अमाउंट क्या आएगी गाइस? कैरिंग अमाउंट आ जाएगी इसकी, दिस इज 38,400। ये आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई। एंड टैक्स बेस कितना है गाइस? टैक्स बेस है 48,000। तो क्या बन गया? दिस इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्या बना? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन गया। तो इस केस में क्या बन जाएगा गाइस? इस केस में बन जाएगा डेफर्ड टैक्स असेट। डेफर्ड टैक्स असेट्स एट द रेट ऑफ 25%। डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगी। कितना डिफरेंस है? 48,000 टैक्स बेस
माइनस कैरिंग अमाउंट, ये बन जाएगा डेफर्ड टैक्स असेट 48,000 माइनस 38,400, इट अमाउंट टू 9600 का ये आ गया डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इसका अब आप करो 25% करो इतनी अमाउंट का, इसका 25%, दिस इज 2400, तो 2400 रुपए का हमारा डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगा। एंड ये कहां से लेके जाओगे, ये जाएगा थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इसका इंपैक्ट कहां गया, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ओके चलिए सर आंसर मैच करा दो, बिना आंसर के हमसे बात नहीं बनेगी। देखते हैं गाइस, ये आगे देखो प्रॉफिट कितना कमाया 16,000, तो कितने, तो करंट टैक्स की जो लायबिलिटी कितने की है 4,000 की, ठीक है। एंड कंसोलिडेशन में आपको पता ही है गाइस, ये बन जाएगा इतना लिखा हुआ है, हमको लॉजिक से चलना है। ये पोटेंशियल डेफर्ड टैक्स असेट बन गई 2400 रुपए, 2400 रुपए बन गई डेफर्ड टैक्स। अब आपको पता है कि डेफर्ड टैक्स असेट ऐसे तो नहीं होते, ऐसे तो नहीं बनते, क्योंकि हमें देख के लग रहा है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो आने वाले टाइम में इसके टैक्सेबल जो प्रॉफिट है वो जरूर रहे होंगे। एंड अभी भी हमको पता है कि टैक्सेबल इसके डेफर्ड टैक्स जो बनी है, इसलिए हमने डेफर्ड टैक्स को रिकॉग्नाइज कर लिया। अगर हमको ये लगता कि आने वाले टाइम में कंपनी को बहुत सारे लॉसेस होने वाले हैं, तो हम डेफर्ड टैक्स को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। ओके चलिए फटाफट देखते हैं थर्ड वाला। चलो क्या बोलता है, ऑन 31 अक्टूबर को के लिमिटेड रिसीव्ड 2 लाख फ्रॉम अ कस्टमर, के लिमिटेड रिसीव्ड 2 लाख फ्रॉम अ कस्टमर, 2 लाख मिल गए कस्टमर से। दिस पेमेंट वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड बाय के लिमिटेड फ्रॉम 1 नवंबर टू 31 जुलाई। कहता कब ये पैसे 2 लाख रुपए आज ही मिल गए, ये पैसे 2 लाख रुपए आज ही मिल गए अपने को, लेकिन ये सर्विस कितने अमाउंट तक के मिले हैं, मतलब आपको इन 2 लाख के बदले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इट इज 9 मंथ अमाउंट, इट इज 9 मंथ अमाउंट आपको इन 2 लाख रुपए की सर्विसेज अगले 9 मंथ में देनी है। मतलब एज पर इंडियस 115 लगाएं, एज पर इंडियस 115 रिवेन्यू फ्रॉम कस्टमर विद कॉन्ट्रैक्ट, ये आपकी बन जाएगी रिवेन्यू एट अ पीरियड ओवर टाइम, एट अ पीरियड ओवर टाइम, एट अ पीरियड ओवर टाइम। क्योंकि हम 2 लाख रुपए की इनकम एज पर इंडियस एक साथ नहीं बुक कर सकते, हम 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक जो हमारी इनकम बनती है वही रिकॉग्नाइज होएगी। मतलब हम सिर्फ 1,20,000 ही रिकॉग्नाइज कर पाएंगे अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए, क्योंकि ये 2 लाख रुपए टोटल 9 मंथ की इनकम है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5 मंथ की इनकम ही हमारी होगी रिकॉग्नाइज इस साल के अंदर, बाकी अगले साल में रिकॉग्नाइज करेंगे। देखो 2 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 9, ये 1 मिनट 10 है क्या ये, हाँ 31 जुलाई का, इस जुलाई भी है कंप्लीट, जुलाई भी है कंप्लीट, पता नहीं क्या है ये, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 9 मंथ की है। लेकिन ये देखता हूं 9 मंथ की है, 2 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 9, बननी तो कुछ और चाहिए, लेकिन ये क्या बोलता, के लिमिटेड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑफ 1,20,000, इसने 1,20,000 की है, कुछ होगा इसका, लेकिन सारी तो रेवेन्यू बुक नहीं हो सकती, क्योंकि दिस रिवेन्यू इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है इसमें, ठीक है। ओके ठीक है सर। एंड विल रिकॉग्नाइज द रिमाइंडर, मतलब जो 80,000 रुपए रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करी वो हम अगले साल बुक हो जाएगी, क्योंकि एज पर इंडियस 115 हम अभी की अभी रिवेन्यू बुक नहीं कर सकते, हम उतनी ही रिवेन्यू बुक करेंगे जितनी अमाउंट की हमने उसको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं 31 मार्च से पहले, बाकी जाएंगी अगले तक। मतलब कंपनी एक्ट के अंदर क्या एंट्री पास की होगी हमने 31 मार्च के टाइम पे, हमारी जब रिवेन्यू बुक हुई होगी, हमने क्या एंट्री पास की होगी, जब उसका पैसा आया होगा। पैसा कब दिया भाई ने, 31 अक्टूबर को दिया ना,
क्या 31 अक्टूबर को पैसा आते ही आपने ये एक्सपेक्ट कर लिया कि आपकी इनकम बुक हो गई? नहीं गाइज, रिवेन्यू तभी बुक होगी जब आप उसको सर्विस दोगे। बिना सर्विस के रिवेन्यू बुक नहीं कर पाओगे एज पर इंडिया 115, क्योंकि ये केस बन गया रिवेन्यू एट अ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि उसमें फर्स्ट कंडीशन ये थी कि अगर आप उसको कंटिन्यू सर्विस दे रहे हो एंड वो उसका यूज कर रहा है तो उसके लिए आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बन जाएगा। तो 31 अक्टूबर को जो पैसा आया होगा, क्या एंट्री की होगी आपने? बैंक अकाउंट डेबिट, 2 लाख रुपए आ गए हमारे पास, ठीक है, 2 लाख रुपए आ गए। टू लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर, जो कस्टमर है उसका नाम लाइबिलिटी अकाउंट 2 लाख, मतलब कि ये आपकी अभी लाइबिलिटी बन गई 2 लाख रुपए की। पैसा तो आ गया, लेकिन जब तक आप इनकम बुक नहीं करोगे आपकी क्या रहेगी? लाइबिलिटी रहेगी। अब हुआ क्या, 31 मार्च के अंदर आपने 1,20,000 रुपए क्या बुक की? रिवेन्यू बुक की, मतलब आपकी लाइबिलिटी कम हो गई 1,20,000 से। तो क्या करो, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 1,20,000, आपने 1,20,000 की लाइबिलिटीज को खत्म कर दिया टू P&L, ये आ जाएगी रिवेन्यू। कितनी बुक करी? 1,20,000। 31 मार्च का हमने एक साथ ही इम्पैक्ट ले लिया, 1,20,000 आ गई। अब आपकी कितनी बची लाइबिलिटी? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी 80,000 रुपए की अभी भी खड़ी है आपकी बुक्स के अंदर, ठीक है, जो हम बाद में 80,000 रुपए की इनकम बुक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए ना? 80,000 क्यों आई? क्योंकि हमने अभी तक उसको सर्विसेज नहीं दी, इसलिए हमारी 80,000 रुपीज की अभी भी खड़ी है हमारी बुक्स के अंदर, क्या? लाइबिलिटी। ठीक है, चलो। अंडर टैक्स जुरिस्डिक्शन, कहता है इनकम टैक्स के अंदर, इन विच के लिमिटेड अप्रोच, जहां पर के लिमिटेड काम कर रही है, जो आपको पैसा मिला 2 लाख रुपए हमको मिले, जो वाज इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ के लिमिटेड, क्योंकि इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आप सर्विस दे रहे हो, कोई कॉस्टिंग नहीं है आपकी, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है? प्रॉफिट है। अगर कुछ बोलता कॉस्ट आ रही है तो उसमें से माइनस कर देते। कहता 2 लाख रुपए आपने जिस इनकम टैक्स में आप काम करते हो उसके अंदर इंक्लूड कर लिए, उसके अंदर आपने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आपने इंक्लूड किए हुए हैं, मतलब वो क्या बोलता है, जब पैसा आया टैक्सेबल कर दो इनकम टैक्स उनका, जहां पे इनकम टैक्स है, मतलब आपने वो, इसका मतलब क्या हुआ, टैक्स बेस क्या बन गया? 0, क्योंकि उसकी तो बैलेंस शीट में कुछ अमाउंट आ ही नहीं रही। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो क्या उसकी बैलेंस शीट में कुछ अमाउंट आ रही होगी? नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि इसने पूरी की पूरी इनकम बुक करके टैक्सेबल कर दी होगी। तो मतलब आपने 31 मार्च को ज्यादा टैक्स पे कर दिया, आपने 31 मार्च को ज्यादा टैक्स पे कर दिया। कितनी अमाउंट का? 80,000 अमाउंट का। 80,000 अमाउंट का आपने टैक्स आज ज्यादा पे कर दिया, क्योंकि कंपनी एक्ट में तो 1,20,000 ही आ रहा था। होगा क्या, आपने 2 लाख पे टैक्स पे कर दिया, मतलब आपको अगले साल क्या होगा, जो भी आपका टैक्सेबल प्रॉफिट होगा, जो भी आपका कंपनी एक्ट का प्रॉफिट होगा, उसमें से 80,000 रुपए कम हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी 80,000 रुपए का टैक्स पे कर चुके हो एंड टैक्स बेस इसका 0 है। ये क्या बन गया हमारा? बन गया ये टेम्परेरी डिफरेंस। कौन सा? टैक्सेबल या डिडक्टेबल? इट इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। कितने हजार का? 80,000 का। रेट कितनी है? 25%। कितने का बन गया डेफर्ड टैक्स? 80,000 इंटू 25%, इट इज 20,000। इट इज 20,000 का मेरा बन गया डेफर्ड टैक्स असेट। कहां से बनेगा? थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड जो हमारा दिस इज डेफर्ड टैक्स, जो हमारा है कितना बना करंट टैक्स? करंट टैक्स कितने का बनेगा? 2 लाख रुपए की कोई बोलता अभी पे कर दो इंटू 25%, कितना बना? दिस इज 50,000 का बन गया करंट टैक्स। डेफर्ड टैक्स कितने का बना? असेट 20,000 रुपए का। ओके, तो नेट में क्या बना? 30,000 का बना ना। दिस इज नेट, क्योंकि 50,000 का लाइबिलिटी, 20,000 की डेफर्ड टैक्स असेट, तो नेट में कितना बना? 30,000। अगर देखें एज पर कंपनी एक्ट देखें ना, तुम कितनी सेल बुक करी है? 1,20,000 के ना, इंटू कर 25%, कितना आएगा? 30,000 ही आएगा। समझ गए? खेल चल रहा है हो, अल्टीमेटली बुक तो 30,000 ही होगा ना, लेकिन बस नाम बना दिया करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, ऐसे है। ठीक है, चलो आंसर देख ले इसका, देख लेते हैं सर। कोई आ जाओ भाई, आ जाओ। 50,000
दिस इज डेफर टैक्स 20,000। समझ गए? तो गाइज अगले 3 क्वेश्चन हैं हमारे टेस्ट योर नॉलेज के, जो आरटीपीस के हैं वो हो जाएंगे आपके। एंड हमारा इंडिया 12 अच्छे से कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं एंड होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। एंड मुझसे कोई डाउट हो, मेरा फोन नंबर आपके पास है 8708187196 इज माय फोन नंबर। कोई डाउट है तो पूछिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना। एंड कोई काम हो आपके लिए आपका दोस्त हाजिर है, सी कार्तिक जिंदल। एंड अपना ख्याल रखना, खुश रखना। टेक केयर गाइस, बाय बाय, जय हिंद। सी कार्तिक जिंदल साइनिंग ऑफ।